से भूल कभी कोई भूल हो न, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न तो मिला है, अब ये तो दिया भूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा कदर तू आके कर दे पावन है मन का कोना, से भूल कर भी कोई भूल हो न, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, मन का विश्वास कमजोर हो। टी शर्ट नहीं मिला क्या? टी शर्ट नहीं मिला तेरे को? गुड आफ्टरनून। कल की जो हमारी क्लास होगी, कल क्लास है, कल संडे है पर क्लास है, मंडे को क्लास ऑफ है। रीजन मालूम है? 30 तारीख को ओरिएंटेशन रहेगा, उसमें हम थोड़ा बिजी रहेंगे बच्चों ना। और सोच कितनी पॉजिटिव है, क्लासेस को ऑफ नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी, क्योंकि प्रॉमिस किया है सिलेबस उस तारीख को करना है तो करना है, कोशिश है उससे पहले हो जाना चाहिए। तो जितनी अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। तो क्लासेस को क्लोज नहीं किया है, क्लासेस को रीशेड्यूल किया है। तो आपकी मंडे की जो क्लास है वो कल संडे को रहेगी और मंडे को आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी। वो एक अलग चीज़ है, हम समझते हैं मेंटली बच्चा संडे का इंतजार करता है। होता है ऐसा कि मंडे टू सैटरडे जो है बहुत जो है मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, थोड़ा सा रिलैक्स चाहता है वो चीज़ को, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास तो रखी है पर क्लासेस का ड्यूरेशन जो है वो कल हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। कल आपकी क्लासेस का ड्यूरेशन, तो बात बता तालियां क्यों बजा रहे हो? ये क्या शौक है तुम्हारे? ये क्या शौक है तुम्हारे? कल जो है क्लासेस आपकी रहेंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में ऐसा रहता है ना यार, संडे है, संडे मतलब वीकली ऑफ, तो उसका वीकली ऑफ समझ के अपनी क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि कल की क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है।
कल है स्टार लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स प्लस सिनेप्स। मतलब इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा समझने वाला टॉपिक वही है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों, सिली मिस्टेक, यार संडे है चलो ठीक है, दिमाग से वो स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपकी क्लास भी जो है वो थोड़ा जल्दी शुरू कर रहे हैं, 1 बजे के आसपास आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। अभी जो है अनाउंसमेंट हो जाएगा, 2 बजे नहीं 1 बजे क्लास आपकी शुरू होगी। 1 घंटे 15 मिनट के आसपास की क्लास रख रहे हैं, फिर आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना, आप शाम को जल्दी फ्री हो जाएंगे। अरे ठीक है ना बच्चों, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पर क्लासेस ऑफ नहीं करना चाह रहे। रही बात हमारी आज की क्लास की, आज की क्लास वैसे पूरी फैक्चुअल है, मतलब बेसिक चीजें हैं। अचीवर्स के बच्चे में चाहे वो नीट में 250 लाया हो चाहे 300 लाया हो, ये बेसिक चीजें तो मालूम होती हैं कि न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन है, बाईपोलर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है, कुछ बेसिक बातें ये तो सबको मालूम होती है। जिसने भी नीट का एग्जाम दिया बच्चों, एनसीईआरटी कम से कम इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक है। तो आज के लेक्चर में हमारा क्या फ्लो रहेगा मैं आपको बताता हूँ। हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसी रफ्तार में पढ़ेंगे और देखना आराम से हो जाएगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे, फिर मेरी तरफ से लेक्चर शुरू होगा जब मैं ये समझाना शुरू करूंगा माइलिनोजेनेसिस, और इसके बाद जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का बेस आज हम तैयार करके जाएंगे। पढ़ाने वाले सीधे टॉपिक पढ़ाते हैं, मैं आपको उस टॉपिक का सिर्फ बेस आज बताऊंगा कि हाँ यार सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप कैसे काम कर रहा है, वोल्टेज गेटेड चैनल कैसे काम कर रहा है, ताकि अगली क्लास में जब स्पीड में बोलूंगा कि सोडियम बीजी से खुलता है, सोडियम का रैपिड इन्फ्लक्स होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो वो सबको समझ में आना चाहिए। तो आज जो है हम बेस तैयार करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि 3:30 के आसपास या 3:35 के आसपास मुझे आपको पढ़ाना है, समय मिलेगा क्लास में लिखने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस 3:30 के आसपास मेरी तरफ से हो जाएगा, तो कम से कम 10 मिनट बचेंगे, तब आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पर सोना नहीं बच्चों है ना, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, किसी एक चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वैसा लगेगा सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, और ऐसी फीलिंग के साथ बैठेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक चीज़ को थोड़ा ध्यान सुनना। गुड आफ्टरनून बच्चों, थोड़ा बोरिंग लेक्चर है पर इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगली क्लास में अगर तुम मजे लूटना चाहते हो ना, तो आज की क्लास में इंफॉर्मेशन लूट लो डिसिप्लिन के साथ। आज हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, अगली क्लास में मेन टॉपिक शुरू होगा ना, तो इसलिए शुरू करते हैं। सुने, मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, लिखना किसी को नहीं है। गुड आफ्टरनून बच्चों, बहुत आसानी से क्लास निकल जाएगी, और जब इस रफ्तार में पढ़ा लो ना तो कोशिश ये करो कि क्लास में याद भी हो जाए, वरना इतना स्लो पढ़ने का फायदा क्या है फिर। कोशिश करो क्लास में याद हो जाए, या फिर रूम पे जाके 10 मिनट में रिवीजन हो जाए, फिर थोड़ा बहुत क्लास में छूट गया वो रिवाइज हो गया, फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। मैं फिर कह रहा हूँ, तो मैं सीधे शुरू करता हूँ। सुनिए, पिछली क्लास में हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी, इसी रफ्तार में पढ़ेंगे और आराम से हो जाएगा ना। सुनना, पिछली क्लास में हमने चैप्टर की शुरुआत की थी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आल्सो रेफर्ड टू एज नर्वस सिस्टम। पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। हम चाहते हैं हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। पास पढ़ रहे हैं क्या? बहुत आराम से। और मैं फिर कह रहा हूँ, समय थोड़ा अजीब सा चलता है, खाना खाकर आते हैं, नींद आ सकती है, आनी नहीं चाहिए। धीरे पढ़ाने का मतलब ये थोड़ा है कि हमें नींद आने लग जाए। बोर्ड पर माँ लिखा हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, मकसद आपके सामने है। किसी को नींद भी आ रही होगी, मैं जगाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे 3:30 तक नॉन स्टॉप बोलना है, ईमानदारी से ना। सुने, हम चाहते हैं हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन में काम करें, ताकि हम क्या मेंटेन कर सकें, होम्योस्टेसिस। उन सभी ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम से कोऑर्डिनेशन में काम करवाने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मैं सीधे एनसीईआरटी लाइन बोलता हूँ, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, whereas endocrine system provides chemical integration through hormones. The nervous system in human body, एनसीईआरटी लाइन बोल रहा हूँ, in human body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organs so that they function in a synchronized fashion. Nervous system and endocrine system are collectively referred to as integrative systems of the body. नर्वस सिस्टम एंडो को कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस को कंट्रोल करता है। ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें दोनों चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो हमने शुरुआत की थी न्यूरल सिस्टम। आराम से रिवाइज करवा रहा हूँ, तो समझो है ना, बहुत पॉजिटिव। एनसीईआरटी न्यूरल सिस्टम के बारे में एक लाइन लिखती थी, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स व्हिच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। फुल स्टॉप। न्यूरॉन को जो है हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कहा गया है, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिस्पेक्टिवली।
डिटेक्ट का मतलब है सेंसिटिविटी, रिसीव का मतलब है एक्साइटेबिलिटी, ट्रांसमिट का मतलब होता है कंडक्टिविटी। फिर एनसीईआरटी ने हाइड्रा, इंसेक्ट और हायर वर्टिब्रेट्स के नर्वस सिस्टम को थोड़ा कंपेयर किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि एनसीईआरटी दिमाग में फ्लो करे कि यार किस तरह से लिखा हुआ था। फिर एनसीईआरटी में हेडिंग लिखी थी ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, रिवीजन चल रहा है बच्चों। हम अपने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, फुल स्टॉप, एनसीईआरटी लाइन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आती है नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के ऑर्गन्स को जो जोड़ता है, उनके बीच में जो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करवाता है, वही कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है ऑर्गन से सीएनएस मैसेज लाना, सेंसरी नर्व फाइबर्स यानी एफरेंट नर्व फाइबर्स, और सीएनएस से ऑर्गन ले जाना, मोटर नर्व फाइबर्स यानी कि इफरेंट नर्व फाइबर्स। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पूरा लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मकसद होता है सीएनएस और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। अब चूंकि ऑर्गन्स दो टाइप के हैं तो उस बेसिस पर पीएनएस दो टाइप का हो जाएगा। वो पीएनएस जो कि सीएनएस एंड वॉलेंटरी ऑर्गन्स को जोड़ता है, स्केलेटल मसल्स को जोड़ता है, वो कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें सेंसरी मोटर दोनों होंगे। वो पीएनएस जो कि हमारे सीएनएस और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को जोड़ता है, स्मूथ मसल्स को जोड़ता है, ग्लैंड्स को जोड़ता है, वो कहलाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। उसमें सेंसरी और मोटर दोनों होंगे। एनसीईआरटी तो ऑटोनॉमिक को दो में डिवाइड करती है, पर एग्जैक्टली में ऑटोनॉमिक का जो मोटर वाला पार्ट होता है उसको दो में डिवाइड करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी ने अलग से लिखा है विसरल नर्वस सिस्टम। वैसे विसरल नर्वस सिस्टम इज अनदर नेम फॉर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर मान लो एग्जाम में ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए पीएनएस का वो पार्ट जो कि सीएनएस और इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स को जोड़ता है, तब तो एएनएस। अगर वर्ड आ जाए विसरल, वो पीएनएस का वो पार्ट जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और विसरल ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, तो आंसर चला जाएगा विसरल नर्वस सिस्टम, रिस्पेक्टिव एनसीईआरटी। फिर हमने शुरुआत की थी नर्वस टिश्यू। जागरण बेटा, सोना नहीं ना, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे पूरे सेशन में, सेलेक्ट होना है सबको। हमने शुरुआत की थी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो, बनेगा वो नर्वस टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू में दो चीजें आती है, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल हम पढ़ चुके हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तीन टाइप के, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट, और भी हो सकते हैं, हम तीन पढ़ रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक ही होगा, स्वान सेल, और हो सकते हैं, हम एक पढ़ रहे हैं। यानी नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे वो सीएनएस हो चाहे वो पीएनएस हो, बनेगा तो नर्वस टिश्यू का। और नर्वस टिश्यू है तो कंफर्म है न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बीच में पैकेजिंग के सब्सटेंस के तौर पर ऐड करने के लिए बीच में न्यूरोग्लियल तो होने चाहिए। सीएनएस में वो न्यूरोग्लियल तीन टाइप के हो सकते हैं, पीएनएस में जो है वो स्वान सेल हो सकते हैं, ऐसा कुछ। एस्ट्रोसाइट का फंक्शन ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना है। माइक्रोग्लियल सेल फंक्शन जो है वो स्कैवेंजर होते हैं, फेगोसाइटिक होते हैं। कल को मान लो सीएनएस में कोई बीवी आ जाए, कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाए, तो माइक्रोग्लियल सेल उसका मैक्रोफेजेस हैं, फेगोसाइटोसिस करके उसको साफ कर सकते हैं। जो काम सीएनएस के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट का होता है, वही काम पीएनएस के अंदर स्वान सेल का होता है, दैट इज माइलिन शीथ का फॉर्मेशन। वो मैं जब ये समझाऊंगा तब मेरी तरफ से लेक्चर शुरू होगा। तो नर्वस सिस्टम बनता है नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। डॉक्टर बच्चों, तो पहले न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगा, आई प्रॉमिस। बाकी रीडिंग जो है रूम पे लगाना। आपकी मॉड्यूल में हम राइट साइड वाले पेज पर आ चुके हैं, पेज नंबर 3 पर। जल्दी से आ जाओ पेज नंबर 3 पर। बेसिक लेक्चर आज का ना, आपके मॉड्यूल में बेटा हम राइट साइड वाले पेज पर आ चुके हैं, पेज नंबर 3 पर। वहां स्पॉटलाइट के नीचे हेडिंग लिखा हुआ है न्यूरॉन, और इस पेज में न्यूरॉन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। आइए जल्दी शुरू करते हैं सुनना। कुछ बातें एनसीईआरटी के हैं जो मॉड्यूल में नहीं है, क्योंकि हमें पता है आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है अलग से। भले से मॉड्यूल में एनसीईआरटी पूरी लिखी भी क्यों ना हो, बच्चे की आदत होनी चाहिए कि एनसीईआरटी तो अलग से पढ़नी है। तो इसलिए हमने एनसीईआरटी की कुछ बातें जो है वो मॉड्यूल में नहीं रखी हैं, तो मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। शुरुआत करते हैं न्यूरॉन। एक बार तो टेस्ट में भी ध्यान से पढ़ना कि न्यूरॉन लिखा हुआ है या नेफ्रॉन लिखा हुआ है। समझना बेटा, नेफ्रॉन सेल नहीं होता है, नेफ्रॉन तो एपिथेलियम टिश्यू की ट्यूब होती है। यानी नेफ्रॉन तो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी एपिथेलियम टिश्यू की ट्यूब होती है। न्यूरॉन जो होता है वो एक सेल होता है। तो आज के लेक्चर का फ्लो वापस बता रहा हूँ। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, माइलिनोजेनेसिस पढ़ेंगे, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का बस एक इंट्रोडक्शन लेंगे, तब जाकर 3.5 मेरी तरफ से कंप्लीट होंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूरॉन। सुन, न्यूरॉन के बारे में पहले कुछ बातें। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन का क्लास में आ जाए, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। दूसरा, न्यूरॉन जो है पहली बात तो एक सेल होता है बेटा, और पता होना चाहिए न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। चाहे मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ, बता देता हूँ। हमारे हेड के बेस से लेकर हमारे टो तक, यानी पैर के अंगूठे तक जो है, पैर की उंगली तक जो है, एक सिंगल न्यूरॉन हो सकता है। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सबको मालूम है। न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल होता है। पर पता है एनसीईआरटी क्या कहती है, न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। टेस्ट में ध्यान से पढ़ना, मैं मैक्रोस्कोपिक ना लिख दूं।
माना कि बहुत ही लंबा सेल है, पर है तो सेल, तो वो नंगी आंखों से थोड़ा दिखेगा। अरे समझो लंबा सेल है, पर समझो सेल है तो नंगी आंखों से थोड़ा दिखेगा। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। तभी तो एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये बात एनसीईआरटी में, मॉड्यूल में नहीं है, सुनना। न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, सेंसिटिविटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। अब मैं सीधे शुरू करता हूं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ध्यान सुनना ना। न्यूरॉन क्या है बेटा? एक सेल है। न्यूरॉन एक सेल होता है, और कोई सा भी सेल क्यों ना हो, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, एपिथेलियम टिश्यू का सेल हो, चाहे लीवर का सेल हो, चाहे वो किडनी का सेल हो, जो भी है, सेल जो होता है हमेशा उसकी सेल की बॉडी तो होती है। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है। तो सेल है तो सेल की बॉडी तो होनी चाहिए ना, यानी समझो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए, अंदर जो है साइटोप्लाज्म होना चाहिए, न्यूक्लियस वगैरह होना चाहिए। तो समझो न्यूरॉन एक सेल है, और किसी भी सेल की जो है बेटा बॉडी तो होती है। तो ये जो है सेल बॉडी है, इसको सेल बॉडी कह दो, या इसको साइटोन कह दो, या सोमा कह दो, या पेरिकैरियन कह दो, एक ही बात है। मैं दो ही शब्द यूज करूंगा, या तो सेल बॉडी कहूंगा या फिर इसको साइटोन कहूंगा। ऐसे कुछ। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है ना, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं जल्दी से। न्यूरॉन एक सेल है, और किसी भी सेल की जो है बॉडी तो होती है। तो ये जो है न्यूरॉन की बॉडी है, ये है सेल बॉडी, इसको साइटोन कहा जाता है। अब न्यूरॉन पता है क्या कहता है? न्यूरॉन कहता है अपन जो है बॉस की औलाद है। हाँ, न्यूरॉन कहता है कि अपन तो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट है, और नर्वस सिस्टम सबका बॉस है। तो अपन तो बॉस की औलाद है, तो अपने को जो है नॉर्मल सेल के माफिक ऐसा सिंपल दिखने को नहीं मांगता, अपने को थोड़ा डिजाइनर दिखने को मांगता। तो डिजाइनर दिखने के चक्कर में ये जो सेल बॉडी है, इससे कुछ प्रोसेसेस निकल जाते हैं। और आपको पता है वो प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, डेंड्राइट्स हो सकते हैं और एक्सॉन हो सकता है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। न्यूरॉन के जो है 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होता है और एक्सॉन होता है। एनसीईआरटी में डेंड्रॉन शब्द नहीं है, वो डेंड्रॉन भी आपको बताऊंगा, ध्यान सुनना ना, जाग रहा ना बेटा? सोना नहीं ना, 3:30 तक नॉन स्टॉप चलेगा। थोड़ा बोरिंग लेक्चर है पर इंपॉर्टेंट सुनना ना, मैं आपको समझा रहा हूँ न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल की बॉडी तो होगी, पर क्या होता है ये जो सेल की बॉडी है, इसे दो टाइप के प्रोसेस निकल जाते हैं। समझना, जो छोटे छोटे प्रोसेस ऐसे निकलते हैं, समझे, प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड, एनसीईआरटी का वर्ड है। जो ऐसे कई सारे छोटे छोटे प्रोसेस जो बाहर की तरफ निकलते हैं, इन्हें कहा जाता है डेंड्रॉन। एनसीईआरटी में डेंड्रॉन वर्ड नहीं है, सीधे डेंड्राइट से समझना। ये जो एक से ज्यादा जो छोटे छोटे प्रोसेस निकलते हैं, इनको डेंड्रॉन कहते हैं। वो अलग बात है कि डेंड्रॉन के आगे चलकर जो फाइन ब्रांचेस बनती है, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहा जाता है? इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। तो एनसीईआरटी सीधे डेंड्राइट्स वर्ड यूज करती है। और समझना, डेंड्राइट्स का नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकता है, पर एक्सॉन अगर होगा तो सिर्फ एक होगा। तो देखो क्या होता है, सेल बॉडी से जो एक लंबा सा प्रोसेस निकल जाता है, उसे कहा जाता है बेटा एक्सॉन कहा जाता है। तो कुल मिला के किसी भी न्यूरॉन के अंदर 3 मेजर पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होता है। अब तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले समझना, न्यूरॉन का एक सेल है, आजकल जब सुनते जाओ न्यूरॉन एक सेल है, और सेल है तो जाहिर सी बात है चारों तरफ जो है, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा लेमा। इस प्लाज्मा लेमा को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि सेल बॉडी की प्लाज्मा लेमा, ये तो है प्लाज्मा लेमा। डेंड्रॉन डेंड्राइट्स वाली कहलाती है डेंड्रोलेमा, और एक्सोन वाली कहलाती है एक्सोलेमा। बेसिक से चलेंगे 100% हाइट तक, समझना। तो ये तो बात होगी प्लाज्मा लेमा की। अब न्यूरॉन एक सेल है, तो सेल के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म, बस नाम अलग अलग है ना। सेल बॉडी में है तो साइटोप्लाज्म, डेंड्रॉन डेंड्राइट्स में है तो डेंड्रोप्लाज्म, और एक्सोन के अंदर जो होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। जो आपको 3 चीजें पढ़ानी है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। पहले बात करते हैं सेल बॉडी, समझना। ये जो सेल बॉडी होती है इसको साइटोन कहते हैं। न्यूरॉन एक सेल है, तो इसके अंदर जो है सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। जैसे इसके अंदर जो आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, समझो जरूरी नहीं कि हर सेल में एक न्यूक्लियस हो। जैसे आपको पता है स्केलेटल मसल का जो सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लियेटेड होता है, पर न्यूरॉन एक नॉर्मल सेल है, तो इसके अंदर आपको यूनी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। अब सुनना, न्यूरॉन के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, समझो। इसके पास जो है, इसके बाद न्यूक्लियस भी है, गोल्जी बॉडी होगा, अरे सेल ही तो है तो गोल्जी बॉडी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझो हर तरह के सेल ऑर्गेनल इसमें होते हैं। बस एक सेल ऑर्गेनल इसमें नहीं मिलता है, कौन सा? सेंट्रियोल। और अब होता है सेंट्रियोल जो है वो सेल को डिवीजन में हेल्प करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन के अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि जितने न्यूरॉन लेकर आप पैदा होंगे ना, जितने न्यूरॉन लेकर आप पैदा हुए हो, तो मरते समय या तो उतने होंगे या उससे कम हो सकते हैं, पर न्यूरॉन का नंबर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। पर सर इतने सारे न्यूरॉन फिर बन कैसे जाते हैं? बेटा एम्ब्रायनिक स्टेज में इन न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रियोल था। एम्ब्रायनिक स्टेज में न्यूरॉन में सेंट्रियोल होता है, तो ये डिवीजन करके इतने सारे बन जाते हैं, बट सून आफ्टर द बर्थ इनके सेंट्रियोल जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो हमें मानकर चलना है कि न्यूरॉन के अंदर जो है, एडल्ट की बात कर रहा हूं, न्यूरॉन के अंदर सभी सेल ऑर्गेनल हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल। तो न्यूरॉन के अंदर डिवीजन की पावर नहीं होती है। अब आओ जरा मैं न्यूरॉन से कुछ बात करता हूं। अरे वो न्यूरॉन सुनो ना, तू जागा ना बेटा?
परसों पुरानी बात है, परसों क्या कुछ दिन पहले की बात है। आपके एमजे सर ने सेम अंदाज में आरबीसी से बात की थी, आज मैं न्यूरॉन से बात कर रहा हूँ। मकसद है बस मुस्कुराहट के साथ तुझे याद हो जाए, समझना मैं न्यूरॉन से बात करता हूँ। अरे वो न्यूरॉन सुनो ना, किस बात का घमंड है तुम्हें? हाँ, माना कि तुम जो है नर्वस सिस्टम की औलाद हो, माना कि तुम जो है बॉस की औलाद हो, पर किस बात का घमंड है तुम्हें? अरे तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जो है बढ़िया दिख रहे हो, क्या झबरे बाल हैं, क्या चितकबरे लग रहे हो? अरे समझो तो सही, किस बात का घमंड है तुम्हें? अरे तुमसे बढ़िया तो नॉर्मल सा सेल है, कम से कम उसका सेंट्रियोल तो है। अगर मान लो वो मर जाएगा तो उसके बगल वाला जो है डिवाइड होकर उसको रिप्लेस कर सकता है। पर कल को किसी ने तुम्हारे कान के नीचे थप्पड़ मार दिया और तुम अगर मर गए तो तुम्हारा साथी डिवाइड होकर तुम्हें रिप्लेस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है? तो साफ साफ बताओ ना, तुम्हारे पास है क्या? अरे पूछो ना इससे, तुम्हारे पास है क्या? सेम सवाल आपने आरबीसी से पूछा था, तो उसने कहा था मां कसम दो ऐसी चीजें जो किसी और के पास नहीं है, हीमोग्लोबिन और कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या करना बेटा? वैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड प्लाज्मा में भी मिलता है। एनसीईआरटी की लाइन है। अब सुनना, मैंने इससे पूछा ना कि तुम्हें किस बात का घमंड है। अरे सेंट्रियोल तो है नहीं तुम्हारे पास, तो ये कहता है हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं जो किसी और के पास नहीं है। एक तो इसके पास न्यूरोफाइब्रिल्स है, ये वर्ड ना मॉड्यूल में है ना एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है नहीं, समझाता हूँ। न्यूरोफाइब्रिल, फाइबर का बच्चा फाइब्रिल मतलब है डायमीटर जब कम हो जाता है, जैसे आर्टरी के बाद आर्टीरियोल बनता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल बनता है, फाइबर के बाद फाइब्रिल बनता है। तो क्या होता है, पूरे न्यूरॉन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, पूरे न्यूरॉन के अंदर पतले पतले ऐसे फाइबर्स पाए जाते हैं पूरे न्यूरॉन में, चाहे वो डेंड्राइट्स हो, चाहे वो सेल बॉडी हो, चाहे वो एक्सॉन हो। और न्यूरॉन के अंदर ये जो पतले पतले फाइबर से इन्हें कहा जाता है न्यूरोफाइब्रिल्स। तो समझो न्यूरॉन के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, इनका फंक्शन है ये इंटरनल कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो दूसरी चीज इसके पास है वो एनसीईआरटी में भी है, वो नीट का क्वेश्चन भी था, समझना। इसके पास कुछ छोटे छोटे ग्रेनुलर बॉडीज होती हैं जिन्हें कहा जाता है निसल्स ग्रेन्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन भी था, एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में समझने की कोशिश करना। बेटा समझो न्यूरॉन एक सेल है, इसके पास सिर्फ सेल, इसके पास सेंट्रियोल नहीं है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल तो है ना। जैसे इसके पास जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मान लो ये है ईआर, जब ईआर पर राइबोसोम चिपक जाता है उसे आरईआर कहा जाता है। बस पर कितना है, इसका जो आरईआर है वो ऐसे स्ट्रेट होने की बजाय वो थोड़ा सा ऐसे जो है ग्रेन्यूल की फॉर्म में आ जाता है, गोल गोल आ जाता है। समझो ईआर है जिस पर राइबोसोम चिपका हुआ है, तो ये हो गया आरईआर। पर साथ ही साथ क्या होता है, इसमें थोड़े बहुत फ्री राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। नीट का क्वेश्चन था ये, नीट का क्वेश्चन था निसल्स ग्रेन्यूल क्या होते हैं, आंसर था क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम। आपको बस कितना याद रह जाए, आरईआर है, यानी समझने की कोशिश करना, निसल्स ग्रेन्यूल जो होते हैं ये आरईआर होते हैं। आंसर ये गया था क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम। अब आपको ये तो पता है आरईआर का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो निसल्स ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। पर ध्यान रखना न्यूरोफाइब्रिल्स तो पूरे न्यूरॉन में है, पर निसल्स ग्रेन्यूल जो है वो एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। समझो निसल्स ग्रेन्यूल जो है वो डेंड्राइट्स में होते हैं, डेंड्रॉन में होते हैं, सेल बॉडी में होते हैं, पर वो एक्सॉन के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और समझो इन्हीं निसल्स ग्रेन्यूल की वजह से जो एक नेकेड न्यूरॉन होता है जिस पर माइलिन शीट नहीं होगी, वो जो है हमें ग्रे कलर का अपीयर होता है। ये काम आएगा ना ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के अंदर। तो यहाँ पर जो है सेल बॉडी को लेकर बात हो चुकी है, वापस से बोल रहा हूँ, निसल्स ग्रेन्यूल क्या है, दीज आर क्लस्टर्स ऑफ आरईआर एंड फ्री राइबोसोम्स, और इनका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। ये न्यूरॉन में कहां प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना एक्सॉन में नहीं है। यानी समझो बेटा एक्सॉन में माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, यहाँ पर गोल्जी बॉडी भी होगा, यहाँ पर भी सारे सेल ऑर्गेनल हैं। सेंट्रियोल तो पहली बात तो पूरे न्यूरॉन में नहीं है, पर यहाँ एक्सॉन के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मैं सेल बॉडी की बात कर चुका हूं, अब दो प्रोसेस डिस्कस करते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन को डिस्कस करते हैं। सुनना, समझो सेल बॉडी से एक या एक से ज्यादा जो छोटे छोटे प्रोसेस बाहर की तरफ निकलते हैं उनको डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन की जो फाइन ब्रांचेस होती है उनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना, एनसीईआरटी का है, ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ना मुन्ना, इन पर पाए जाते हैं रिसेप्टर। मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ये रिसेप्टर होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल। फिलहाल मैंने कुछ नहीं बोला, बेसिक से चल रहे हैं। डेंड्राइट्स पर मिलते हैं रिसेप्टर, और इन रिसेप्टर का काम क्या होता है, स्टिमुलस को रिसीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टिमुलस दिया, तो ये रिसीव किसने किया होगा, डेंड्राइट्स ने। तो डेंड्राइट्स का फंक्शन होगा, आज बेस तैयार कर रहे हैं, डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है स्टिमुलस को रिसीव करना, और जैसे ही स्टिमुलस रिसीव करते हैं यहाँ चार्ज का फ्लो हो जाता है, इंपल्स जनरेट हो जाती है और पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ध्यान सुनना, मैंने इंपल्स कहा है, मैंने नर्व इंपल्स नहीं कहा है, मैंने ग्रेडेड पोटेंशियल लिखा है, मैंने एक्शन पोटेंशियल नहीं लिखा है। समझो, यानी कुल मिला के छोटी मोटी करंट मान लो, फिर क्या होता है, ये डेंड्राइट्स उस करंट को जो है सेल बॉडी की तरफ मूव करते हैं। यानी समझो डेंड्राइट्स का फंक्शन है ये टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्शन करते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल कंडक्शन करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डेंड्राइट्स। अब बात करते हैं एक्सॉन। सुनना,
एक्सॉन अगर होगा तो सिर्फ एक होगा, पहली बात तो एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। एक्सॉन जो है वो लंबा होता है। एक्सॉन का डायमीटर थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। एक्सॉन का डायमीटर जो है थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता है। ये थोड़ा बताऊंगा, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा, अंदर एक्सोप्लाज्म, अंदर सभी सेल ऑर्गेनल होते हैं निसल्स ग्रैन्युल को छोड़कर। सेंट्रियोल तो होता ही नहीं है, समझो। निसल्स ग्रैन्युल एक्सॉन में नहीं पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट बता रहा हूं, ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये काम आएगा, समझना, ध्यान से देखो। सेल बॉडी का ये वाला पार्ट, एक्सॉन का पार्ट नहीं, ध्यान सुनना। सेल बॉडी का ये वाला पार्ट जहां से एक्सॉन निकल रहा है, समझो, एक्सॉन का पार्ट नहीं, सेल बॉडी का ये वाला पार्ट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है मेरे बच्चे, इसे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। क्या कहते हैं इसे? एक्सॉन हिलॉक। अगली क्लास में काम आएगा, वापस बोल रहा हूं। सेल बॉडी का ये वाला पार्ट, अरे समझो, सेल बॉडी का ये वाला पार्ट जहां से एक्सॉन ओरिजिनेट होता है इसे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। और यही वो पॉइंट है जहां पर नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। अगली क्लास में जनरेट हो जाएगी, संडे के दिन, जाग रहा ना बेटा? यानी समझा, डेंड्राइट्स पर इंपल्स जनरेट होती है, यहां नर्व इंपल्स, वहां ग्रेडेड पोटेंशियल, यहां पर एक्शन पोटेंशियल। और एक बार यहां नर्व इंपल्स जनरेट हो गई तो वो जो करंट है वो एक्सोलेमा पर इस तरह से अवे फ्रॉम सेल बॉडी ट्रेवल हो जाती है। यानी समझो, डेंड्राइट्स का फंक्शन है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, सेंट्रीपिटल कंडक्शन करना। एक्सॉन का फंक्शन है अवे फ्रॉम सेल बॉडी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन करना। अब कुछ बातें और करते हैं, समझने की कोशिश करना, समझे। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्सॉन का प्रॉक्सिमल एंड है, अरे बेसिक बातें हैं, ये एक्सॉन का डिस्टल एंड है। एक्सॉन अपने डिस्टल एंड पर आकर इस तरह से जो है कुछ ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है। बहुत स्लो चल रहा है बेटा, समझो, कुछ ब्रांचेस में टर्मिनेट हो जाता है, इन्हें कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। अरे एक्सॉन टर्मिनेट हो गया, एक्सॉन टर्मिनल। फिर हर एक्सॉन टर्मिनल लास्ट में एक बल्ब जैसे स्ट्रक्चर में खत्म हो जाता है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये सब तो बेसिक आइडिया ना बच्चों। और सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और इनमें जो केमिकल भरे होते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। ये सिनेप्स के दौरान जो है होपफुली अगली क्लास में काम आएंगे। और समझना, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा लास्ट वाला पार्ट होता है एक्सॉन का, इसे कहा जाता है टीलोडेंड्रिया। क्या कहते हैं इसे? टीलोडेंड्रिया कहा जाता है। तो पहला आज का सब टॉपिक कंप्लीट हुआ, द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। पेज नंबर 3 है, एक बार उसके पास नजरें घुमा ले जल्दी से। पेज नंबर 3 पूरा हो गया है एक एक शब्द के साथ। उस पेज नंबर 3 पर नीचे नीचे देख, डेंड्रॉन और एक्सॉन के कंपैरिजन का एक बॉक्स बना हुआ है, वो बॉक्स भी पढ़कर देख ले, मैं बता चुका हूं। डेंड्रॉन एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक्सॉन होगा तो एक होगा। डेंड्रॉन छोटे प्रोसेस होते हैं, एक्सॉन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। डेंड्रॉन में निसल ग्रेन्यूल हैं, एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल नहीं है। डेंड्रॉन करता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्शन, एक्सॉन करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी कंडक्शन। और वहां पर एक न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है, वो एनसीईआरटी का है, तो उसी चित्र में लेबल कर लो ना एक्सॉन हिलॉक, जल्दी से। वो एनसीईआरटी का न्यूरॉन बना हुआ है, उसी में लेबल कर लो एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक ये है सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन निकल रहा है। तो सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच का जो जंक्शन है उसको लेबल कर लीजिए एक्सॉन हिलॉक। और ब्रैकेट में लिख लेना नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल, ये अगली क्लास में काम आएगा बेटा। ये सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है, तो जहां इनका जंक्शन है, तो सेल बॉडी का वो पार्ट जहां से एक्सॉन निकल रहा है उसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और ध्यान रखना अगली क्लास में यही वो पॉइंट है जहां पर नर्व इंपल्स यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। दैट्स इट। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो चुका है। न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं। 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, 3 मेजर पार्ट्स हैं। हो सकता है मान ली मैं टेस्ट में ऐसा स्टूडेंट दे दूं कि न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, टीलोडेंड्रिया, तो गलत हो जाएगा आंसर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। समझदार को इशारा काफी है। मैं नोज की जगह कभी माउथ लिख देता हूं तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो समझ रहे हैं ना बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट में हमने देखा ही था। तो ध्यान से पढ़ना, आंसर एनसीईआरटी को जस्टिफाई करते हुए होना चाहिए। तो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। जो टीलोडेंड्रिया है वो एक्सॉन का ही लास्ट पार्ट माना जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब जल्दी से कंप्लीट करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पढ़ना पलटो जल्दी से, पेज नंबर 4 पर आओ। पेज नंबर 4 पर हेडिंग लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये फैक्चुअल बातें चल रही ना, सुन लेना। न्यूरॉन को अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, उसमें से एक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मॉड्यूल में नहीं लिखा हमने, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। समझो, वो न्यूरॉन
जो कि इंपल्स को ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लाते हैं वो कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन। और जिनका फंक्शन होता है इंपल्स को सीएनएस से ऑर्गन ले जाना वो कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। यानी फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन दो टाइप के हो गए, जो ऑर्गन से सीएनएस लाएंगे वो है सेंसरी, जो सीएनएस ऑर्गन मोटर। पर एक और न्यूरॉन होते हैं बेटा इंटर न्यूरॉन, समझना, ये मान ले सेंसरी न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है, तो इन दो न्यूरॉन के बीच में भी एक न्यूरॉन होते हैं जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच में न्यूरॉन ये कहलाते हैं इंटर न्यूरॉन। इसकी जरूरत मोस्टली पड़ती थी रिफ्लेक्स सेक्शन में, पर एनसीईआरटी ने वो हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया, तो वो हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा। तो अब तो फिलहाल ये याद रखना, फंक्शन के बेसिस पर न्यूरॉन दो टाइप के हैं, जो ऑर्गन से सीएनएस मैसेज लाते हैं सेंसरी, जो सीएनएस से ऑर्गन ले जाते हैं वो मोटर यानी कि एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन होते हैं। अब देखो वहां अगला हेडिंग लिखा हुआ है ऊपर ही पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। और वहां पर देखो पूरा एक बक्सा बना हुआ है, उसमें हमने 5 टाइप के न्यूरॉन लिखे हुए हैं। शुरुआत के 3 कम से कम याद होनी चाहिए, वो एनसीईआरटी के शुरुआत की 3 याद होनी चाहिए, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। बाकी तो हमारे ज्यादा काम नहीं आएंगे, जैसे ए पोलर और सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर काम आता था जब स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन पढ़ते थे, पर एनसीईआरटी ने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में नहीं दे रखा है, रिफ्लेक्स सेक्शन भी हटा दिया, तो वो ज्यादा काम नहीं आएगा। तो बताता चल रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, शुरुआत की 3 तो याद होनी चाहिए। अब जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, सामने देखना, समझना, न्यूरॉन कोई सा भी हो तो सेल तो है, तो सेल की बॉडी तो होगी। अब सामने देखना, और उस सेल बॉडी से, इंपॉर्टेंट है सेल बॉडी से, सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकल रहे हैं। और ये प्रोसेस 2 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो डेंड्रॉन हो सकता है या फिर ये एक्सॉन हो सकता है। चलो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बेटा, एक्सॉन जो होता है ना, इट इज अ मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। समझो, एक्सॉन पहली बात तो सबसे लंबा पार्ट है, एक्सॉन का ही दूसरा नाम होता है बेटा नर्व फाइबर। न्यूरॉन को कहते हैं नर्व सेल, न्यूरॉन को कहते हैं नर्व सेल, नर्वस सिस्टम का सेल, नर्व सेल। और इस नर्व सेल का फाइबर जैसा सबसे लंबा पार्ट जो है वो एक्सॉन है, तो एक्सॉन को कहा जाता है नर्व फाइबर। अब समझने की कोशिश करना, एक्सॉन इज द मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, यानी पूरे न्यूरॉन का मेन फंक्शनल पार्ट जो है वो एक्सॉन है। इसका मतलब ये हुआ, कल को मान लो मैं आपको सेल बॉडी दे दूं, अलर्ट हो जा, लेक्चर धीरे धीरे शुरू हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं तुझे सेल बॉडी दे दूं और मैं तुझसे ये कहूं कि बेटा इसमें से या तो डेंड्रॉन निकाल ले एक, या एक एक्सॉन निकाल ले, सबसे पहले क्या निकालेगा, एक्सॉन। सर अगर डेंड्रॉन नहीं होगा तो फिर रिसेप्टर कहाँ होंगे, अरे समझना, रिसेप्टर जो है बेटा वो सेल बॉडी पर भी होते हैं, अगली क्लास में बता दूंगा। अगर डेंड्राइट्स नहीं भी होंगे ना तो सेल बॉडी पर रिसेप्टर हैं, वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है। पर सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन फंक्शनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन है। तो ध्यान सुना, अगर मैं आपको सेल बॉडी दे दूं और कहूं कि इसमें से डेंड्रॉन एक्सॉन में से कोई एक निकाल, तो पहले हमेशा क्या निकालेगा, एक्सॉन। और एक्सॉन तो एक ही होता है, अब उसके बाद जितनी मर्जी पड़े तुम डेंड्रॉन डेंड्राइट्स निकाल सकते हो। अब समझना, सेल बॉडी से, इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल बॉडी, सेल बॉडी से कितने प्रोसेस निकलेंगे, सेल बॉडी से कितने किनारे निकलेंगे, कितने पोल निकलेंगे, उस बेसिस पर न्यूरॉन जो है वो 5 टाइप के होते हैं। जल्दी से कंप्लीट करते हैं, मुझे देख के बताओ, ये सेल बॉडी है, क्या इस सेल बॉडी से कोई भी प्रोसेस निकलता हुआ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी मैं कह सकता हूं इसमें डेंड्रॉन भी एब्सेंट है, एक्सॉन भी एब्सेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो समझो इसमें कोई भी किनारा नहीं निकल रहा है, कोई पोल नहीं है, यानी पोल एब्सेंट है, तो ये कहलाता है ए पोलर। अरे पोल एब्सेंट है या फिर पोल नहीं है तो इसको कहा जाता है नॉन पोलर न्यूरॉन। तो समझना, अगर डेंड्रॉन भी 0 हो, एक्सॉन भी 0 हो तो वो कहलाता है ए पोलर। या फिर मैं आपको समझाता हूं, समझो, आप जैसे आप मॉडल में डायग्राम देखोगे नंबर 4 वाला, आपको तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस निकल रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। या तो इसमें डेंड्रॉन एक्सॉन होते ही नहीं है, या फिर मान ले बेटा इस तरह से, अगर मान ले कुछ प्रोसेस निकल भी रहे हैं, अगर कुछ प्रोसेस निकल भी रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा डेंड्रॉन है कौन सा एक्सॉन है। तो हम मानकर चलते हैं कि निकल रहे हैं तो भी पता नहीं चल रहा है, तो मानकर चल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। यानी समझो, या तो प्रोसेस होते ही नहीं है, और अगर निकलती भी है तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते कि इनमें से डेंड्रॉन कौन सा है और एक्सॉन कौन सा है। तो निकलकर भी हम मानकर चलते हैं कि किसी काम के तो है नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है ए पोलर या फिर नॉन पोलर। अब आप मुझे बताओ, इस तरह का न्यूरॉन सिंपलेस्ट टाइप का या कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बहुत सिंपल टाइप का। तो जब नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई थी हाइड्रा, तो हाइड्रा के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। आप चेक करो, नॉन पोलर में डेंड्रॉन उसमें एब्सेंट है, एक्सॉन उसमें एब्सेंट है, और ये हाइड्रा में देखने को मिलते हैं। और हाइड्रा वाले याद रखना, बाकी एक और लिखा हुआ है एमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे आंख और कान जो है ये सिलेबस से हट चुके हैं, तो हमारी रेटिना में एमाक्राइन सेल्स मिलते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला वाला इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सामने देख के बता, वो सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं, एक निकल रहा है, बहुत इजी लेक्चर है। अरे सेल बॉडी से एक पोल निकल रहा है तो नाम हो गया इसका यूनिपोलर, एक पोल निकल रहा है। मुझे सोच कर था ये डेंड्रॉन होगा या एक्सॉन होगा,
एक्सॉन होगा, यानी मैं कह सकता हूं इसमें जो है डेंड्रॉन तो एब्सेंट है और एक्सॉन सिर्फ एक होता है। पता है एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके लिए? यूनिपोलर क्या है? न्यूरॉन विच हैव ओनली वन एक्सॉन। एनसीईआरटी से लिखती है न्यूरॉन विद वन एक्सॉन ओनली, तो वो कहलाता है यूनिपोलर। और ध्यान रखना जो एम्ब्रायनिक न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे, मोस्टली वो कैसे होते हैं? यूनिपोलर। चेक कर लो पहला वाला यूनिपोलर, ये एनसीईआरटी का ये याद होना चाहिए, टेस्ट में जरूर मिलेगा। यूनिपोलर में देखो लिखा हुआ है एक्सॉन 1 है, डेंड्रॉन तो एब्सेंट है। मैंने कहा ना अगर होगा तो पहले एक्सॉन होगा, तो एक्सॉन 1 है, डेंड्रॉन एब्सेंट है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एम्ब्रायनिक न्यूरॉन। जल्दी सामने देख के बता मुझे था यहां सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं? 2। मैं फिर कह रहा हूं सेल बॉडी से काउंट करते हैं, ऐसा नहीं देखो ना कितने सारे डेंड्राइट निकल रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस नहीं, सेल बॉडी से 2 पोल निकल रहे हैं, तो नाम हो जाएगा बेटा बाइपोलर। तो कंफर्म है एक तो एक्सॉन होगा और एक डेंड्रॉन होगा। तो एनसीईआरटी लिखती है न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन या 1 डेंड्राइट वो कहलाता है बाइपोलर। चेक करो बाइपोलर, ये भी एनसीईआरटी का है। उसमें एक्सॉन भी एक है और डेंड्रॉन भी एक है, यानी टोटल 2 पोल हैं, वो है बाइपोलर। और इसके लिए जरूर याद रखना हमारी रेटिना के जो मैक्सिमम न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं, साथ ही साथ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाइपोलर होते हैं। अगर आप मुझे देख के बताओ यहां सेल बॉडी से एक पोल निकल रहा है, 2 निकल रहे हैं या 2 से ज्यादा? 2 से ज्यादा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे निकल रहे हैं। समझो अगर एक निकलता तो यूनिपोलर, 2 निकलते तो बाइपोलर, 2 से ज्यादा है, मल्टीपल पोल निकल रहे हैं तो ये है मल्टीपोलर। तो इसमें एक्सॉन कितने होंगे? एक। डेंड्रॉन एक या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। तो एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड मोर देन 1 डेंड्रॉन। अरे समझो न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन वो तो बाइपोलर है। समझो न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड मोर देन 1 डेंड्रॉन वो कहलाता है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के लिए एक लाइन सुन ले मेडिकल कॉलेज की, सुन। मल्टीपोलर को याद रखना, एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर, एम फॉर मैक्सिमम। यानी मैंने कहा समझना, एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर। इसका मतलब ये हुआ वहां पढ़ोगे आप, वहां बहुत जगह मुझे विश्वास है। सुनना, हमारी बॉडी के जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जितने का मतलब जितने भी, यानी 100%। पहले बात तो व्हाट इज मोटर न्यूरॉन? जो सीएनएस का ऑर्डर लेकर जाते हैं। तो समझना हमारे शरीर के जितने भी मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे मल्टीपोलर होते हैं, ध्यान रखना। यानी ऑल द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द बॉडी आर मल्टीपोलर। और मैक्सिमम मोटर न्यूरॉन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर है। चेक कर लो मल्टीपोलर, उसमें शायद आपको वर्ड मिल जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो आप तो ध्यान रखना, एम फॉर मोटर, एम फॉर मल्टीपोलर, एम फॉर मैक्सिमम। अगर आप पूछा जाए आपके शरीर के मैक्सिमम न्यूरॉन कैसे हैं, तो आंसर जाएगा वो मल्टीपोलर होते हैं। अब लास्ट वाला सुना, एनसीईआरटी का नहीं है पर कंसेप्ट समझ। मुझे देख कर बता, यहां सेल बॉडी से देख के बताना, सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं? एक, ये मतलब 2। अरे सेल बॉडी से एक ही निकल रहा है तो ये भी क्या है? यूनिपोलर। अरे सेल बॉडी से एक निकला यूनिपोलर, सेल बॉडी से एक निकला यूनिपोलर ना, तो ये भी यूनिपोलर। पर इसको हमने नाम दिया है सूडो यूनिपोलर, यानी झूठ मूठ का यूनिपोलर है, ये धोखेबाज है, ये फॉल्स यूनिपोलर है। मैं आपको समझाता हूं, मुझे बता सेल बॉडी से एक ही पोल निकल रहा है, कंफर्म है? मुझे ये डेंड्रॉन होगा या एक्सॉन है? एक्सॉन। तो समझना इस वाले में भी डेंड्रॉन एब्सेंट है, सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है। देखो सूडो यूनिपोलर पढ़ो, देखो उसमें लिखा हुआ है एक्सॉन एक है 1, डेंड्रॉन तो एब्सेंट है। अरे डेंड्रॉन सेल बॉडी से निकलता है, समझना। देखो सेल बॉडी से तो एक ही पोल निकला ना, तो ये तो कंफर्म है एक्सॉन ही होगा। तो इसमें एक एक्सॉन है, डेंड्रॉन एब्सेंट है, बिल्कुल इसकी तरह एक एक्सॉन, डेंड्रॉन एब्सेंट, डेंड्रॉन एब्सेंट। पर वो अलग बात है कि इसका जो एक्सॉन है वो आगे चलकर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, वहां एक्सॉन डिवाइड नहीं होता है। यहाँ एक्सॉन देखो 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया। एक ब्रांच तो टिपिकल एक्सॉन की तरह काम करती है और दूसरी जो ब्रांच है वो डेंड्राइट्स की तरह बिहेव करती है। मेडिकल कॉलेज की बुक्स का स्टेटमेंट, दिस ब्रांच एक्ट लाइक डेंड्राइट्स। मैं फिर कह रहा हूं इस न्यूरॉन में डेंड्रॉन नहीं है पर डेंड्राइट्स तो है। सो डेंड्रॉन की तो ब्रांचेस डेंड्राइट्स कहलाती है, ऐसा नहीं है। जो ट्री लाइक ब्रांचेस होती है उनको डेंड्राइट्स कह सकते हैं। तो समझना डेंड्रॉन नहीं है इसमें, पर इसमें डेंड्राइट्स तो हैं। अब तो इतना याद रखो, ये है सूडो यूनिपोलर। अब मैं आपको समझाता हूं इसको सूडो यूनिपोलर क्यों कहा गया, रीजन समझो। ये मेडिकल कॉलेज का, सुनना बेटा, ये भी यूनिपोलर है, ये भी यूनिपोलर है। अरे सेल बोर्ड से एक तो पोल निकल रहा है, पर रीजन समझना, ये हमेशा से यूनिपोलर है, यानी जब से बना है तब से यूनिपोलर है। पर ये वाला हमेशा से यूनिपोलर नहीं था, ये शुरुआत में बाइपोलर होता है, बाद में यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब रीजन मैं आपको समझाता हूं, समझना। मान लो ये है सेल बॉडी, मान लो ये है सेल बॉडी,
पहले बाइपोलर बनाते हैं, इसको यहाँ रखा और मान लो इस तरह से, ये देखो बाइपोलर, ये मान लो ये डेंड्रॉन वाला पार्ट हो गया, ये एक्सॉन वाला पार्ट, समझो शुरुआत में बाइपोलर है, ये मेडिकल कोच का वर्ड है। बाद में पता है क्या होता है, इसके जो दोनों पोल हैं वो एक दूसरे की तरफ ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं, ये फ्यूज हो, मुझे अब सेल बॉडी से कितने पोल निकल रहे हैं, एक ही तो निकल रहा है, समझो। बाद में ये जो है ऐसे दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, यानी समझो ये तो शुरुआत से यूनिपोलर है, पर ये वाला शुरुआत में बाइपोलर होता है, बाद में यूनिपोलर हो जाता है, क्योंकि दोनों पोल जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको जो है सूडो यूनिपोलर कहा जाता है। कम से कम 3 याद होनी चाहिए, न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन यूनिपोलर एम्ब्रायनिक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन बाइपोलर रेटिना के अंदर, न्यूरॉन विद 1 एक्सॉन एंड मोर देन 1 डेंड्रॉन मल्टीपोलर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। तो एनसीईआरटी की बातें याद होनी चाहिए। अब अगला देखो नीचे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये मैं समझाता हूं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सिनेप्स, ये टॉपिक तो पढ़ा होगा ना बच्चों कभी, समझाता हूं समझना। मान ले मैं हूं एक न्यूरॉन, ये हम तैयारी कर रहे हैं अगली क्लास के लिए ना, मान ले ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन, मान ले मैं हूं न्यूरॉन, इधर आ रहे हैं सिनेप्टिक नोब, उनमें है सिनेप्टिक वेसिकल, उनमें केमिकल भरे हुए न्यूरोट्रांसमीटर। सुनना, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या फंक्शन होता है बेटा, सिनेप्स के दौरान एक न्यूरॉन ये केमिकल रिलीज करता है और ये इसके मैसेज को दूसरे न्यूरॉन के पास लेकर जाएंगे। आराम से पढ़ा रहा हूं, इन्हें कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला ये है न्यूरोट्रांसमीटर। अब समझना, समझो न्यूरोट्रांसमीटर का मकसद क्या है, एक न्यूरॉन अपना मैसेज उस तक पहुंचाना चाहता है, यानी उससे बात करना चाहता है। अब ये बात दो तरीके हो सकती है, या तो ये न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर भेजकर, सो नहीं बेटा ना, धीरे पढ़ाने का ये मकसद होना है कि सो जाओ, धीरे पढ़ाने का मकसद है क्लास में याद हो जाए, कंसंट्रेशन ना टूटे, समझना। अगर मान ले ये ट्रांसमीटर निकला तो ये जाकर सामने वाले न्यूरॉन को एक्साइट भी कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, या फिर मान लो ये न्यूरोट्रांसमीटर सामने वाले को इनहिबिट कर सकता है। अगली क्लास में देखेंगे डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, समझना। तो समझो न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हो गए, ऐसा न्यूरॉन नहीं बोल रहा हूं, न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो सामने वाले न्यूरॉन को एक्साइट कर दे, स्टिमुलेट कर दे, वो कहलाएगा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए याद होनी चाहिए, एसिटाइलकोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है। सुनना, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो सामने वाले न्यूरॉन को इनहिबिट कर दे वो कहलाएंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। उसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए गाबा, डोपामिन, ग्लाइसिन, सेरोटोनिन। अब समझना, न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हैं, तो न्यूरॉन उस बेसिस पर दो टाइप के हो जाएंगे। अगर मान ले मैं वो न्यूरॉन हूं जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालता हूं तो मैं हूं एक्साइटेटरी न्यूरॉन, और अगर मैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकालता हूं तो मैं हूं इनहिबिटरी न्यूरॉन। पर ध्यान सुनना, एक न्यूरॉन सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इसके एक गुब्बारे से एसिटाइलकोलिन निकल जाए और दूसरे से गाबा निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। एक न्यूरॉन या तो एक्साइटेटरी वाला ही निकालेगा या फिर वो इनहिबिटरी वाला ही निकालेगा। तो यहां पर टॉपिक कंप्लीट होता है नर्वस टिश्यू। अब आज का लेक्चर शुरू होगा, राइट साइड वाले पेज पर हेडिंग है माइलिनोजेनेसिस। अब जागना कंपलसरी है, ये बेसिक बातें हो गई, अब जागना कंपलसरी। नर्वस सिस्टम चाहे सेंट्रल हो चाहे पेरिफेरल हो, बनेगा नर्वस टिश्यू का। नर्वस टिश्यू में दो चीजें, न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, न्यूरोग्लियल हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां सवाल निकलेगा, दैट इज माइलिनोजेनेसिस। एनसीईआरटी ने माइलिनोजेनेसिस को लेकर बस थोड़ी बहुत लाइनें लिखी है, 7-8 लाइनें, पर वो लाइनें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और नीट के क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों, अब जाग जाना है, सुनना, मेरी तरफ से लेक्चर शुरू हो गया है, सुने, लिखना भी नहीं है, 3:30 तक मुझे पढ़ा लेंगे, 3:25 तक पढ़ा लेंगे, फिर तो आराम से लिख लेना। सुन, माइलिनोजेनेसिस, व्हाट इज माइलिनोजेनेसिस, पहले परिभाषा सुन। सुन, दिस मतलब प्रोसेस, जन मतलब जनरेशन, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ माइलिन शीथ। अब समझो, मैं जनरेशन के लिए और भी वर्ड यूज कर सकता हूं, द प्रोसेस ऑफ जनरेशन या प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या डिपोजिशन, सब एक ही बात है। यानी कि न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ का बनना, न्यूरॉन के चारों तरफ, न्यूरॉन के बाहर, न्यूरॉन के चारों तरफ
माइलिन शीट का बनना वो कहलाता है माइलिनोजेनेसिस। अब शुरुआत करता हूं, सुन। कभी कभी, मैंने कहा कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं, हर बार माइलिन शीट बने ये जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी की 3-4 लाइनें समझाने के लिए मेहनत चल रही है, ध्यान सुनना। कभी कभी मान ली ये रहा न्यूरॉन, ऐसे नहीं ऐसे बना दिया, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट, इधर होगा टीलोडेंड्रिया, ये एक्सॉन न्यूरॉन ऐसे रखा हुआ है। कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी, जैसे कि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड होता है, उसी तरह से स्फिंगोमाइलिन जो है ये भी एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, मॉड्यूल में नहीं है, बस मॉड्यूल में वर्ड है फॉस्फोलिपिड, उतना याद रह जाए। सुनना, वापस बोल रहा हूं, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ, जरूरी नहीं हमेशा, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, व्हाइट कलर की। समझो, अगर ये चादर नहीं है तो न्यूरॉन जो है वो ग्रे कलर का दिखेगा, यानी नंगा न्यूरॉन जो है वो ग्रे दिखता है ड्यू टू निसल्स ग्रैन्युल। और अगर न्यूरॉन पर माइलिन शीट आ गई सफेद कलर की तो फिर वो व्हाइट दिखेगा। तो समझो, अगर माइलिन है तो व्हाइट मैटर हो जाएगा, माइलिन नहीं है तो वो ग्रे मैटर हो जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है। ये सफेद रंग की चादर कहलाती है माइलिन शीट। और ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीट होगी वो कहलाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, और ऐसा न्यूरॉन जिस पर माइलिन शीट नहीं होगी वो कहलाएगा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक एक वर्ड सुनाई देगा, समझ में आएगा, बस सोना नहीं बचना। अब मैंने क्या कहा, कभी कभी न्यूरॉन के चारों तरफ, पर न्यूरॉन में किसके चारों तरफ, तो ध्यान रखना एक्सॉन के चारों तरफ। समझो, जो सेल बॉडी है, जो डेंड्राइट्स है और जो टीलोडेंड्रिया है, इन पर कभी भी माइलिन शीट का डिपोजिशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो चाहे वो सेल बॉडी हो, डेंड्राइट्स हो, टीलोडेंड्रिया, ये हमेशा ग्रे कलर के दिखेंगे, ग्रे मैटर। ये हम पढ़ेंगे भी से, एनसीईआरटी की लाइन है कि समझो, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस बिकॉज न्यूरोनल सेल बॉडीज आर हाईली कंसंट्रेटेड देयर। मैंने कहा सेल बॉडी हमेशा ग्रे कलर की होगी, तो जहां सेल बॉडी ज्यादा होगी वो ग्रे कलर का हो जाएगा, उसको ग्रे मैटर कहेंगे, या अगली क्लास से अगली क्लास के अंदर काम आएगा। सुनना, वापस बोल रहा हूँ, मैंने कहा न्यूरॉन के चारों तरफ, तो ध्यान रखना न्यूरॉन से मेरा मतलब है एक्सॉन के चारों तरफ। जैसे समझो, ये जो मेरी शर्ट है मान लो व्हाइट कलर की है, माइलिन शीट है, तो समझो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स पर कभी नहीं होती। अगर माइलिन शीट होगी तो किसके चारों तरफ, एक्सॉन के चारों तरफ। तो आज के लेक्चर में जब मैं न्यूरॉन कह रहा हूं तो मान के चलना मैं एक्सॉन कह रहा हूं। इसे यहां तो मैंने एक बार पूरा न्यूरॉन बना दिया, सेल बॉडी डेंड्राइट्स एक्सॉन, बाद में मैंने सिर्फ क्या बनाया है, एक्सॉन बनाया। तो अब स्टेटमेंट वापस बोल रहा हूं पूरा, कभी कभी न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों तरफ स्फिंगोमाइलिन नाम के फॉस्फोलिपिड से बनी एक सफेद रंग की चादर लिपट जाती है, उसे कहा जाता है माइलिन शीट, ऐसा कुछ। अब चादर के लिपटने के दो तरीके हो सकते हैं, मान लो कि जो है ये एक्सॉन है, मान लो ये वो सफेद रंग की चादर है, सिर्फ समझा रहा हूं, या तो ये ऐसे लिपट जाए टाइटली, मतलब बिल्कुल, या फिर मान लो ऐसे लिपट जाए लूजली, दो तरीके से लिपट सकती है। अब मैं आपको समझाता हूं माइलिन शीट लपेटने का मकसद क्या है। न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीट का बनना वो कहलाता है माइलिनोजेनेसिस। अब आखिर हम न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीट क्यों बनाते हैं उसका रीजन समझना, समझे। मान लो बच्चों ये है एक्सॉन, एक्सॉन है नहीं वैसे, ये कार्डबोर्ड है, गत्ता है, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर इमेजिन करना सेल बॉडी डेंड्राइट्स है, इधर टीलोडेंड्रिया, ये एक्सॉन है लॉन्गेस्ट पार्ट, ये जो अंदर है, अंदर तो एक्सोप्लाज्म होगा, और ये एक्सोलेमा है, ये एक्सोलेमा है। अब समझना, मैंने इस एक्सोलेमा पर मैंने बहुत सारे ऐसे होल बना रखे हैं, छेद बना रखे हैं। लास्ट में अगर नहीं भी दिख रहा है तो इमेजिन कर लो कि सर कह रहे हैं मतलब होंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। लास्ट में नहीं भी दिख रहा है तो मानना। समझो ये है मान लो एक्सोलेमा, तो मैंने इस एक्सोलेमा पर इस तरह से बहुत सारे छेद कर रखे हैं। ये छेद किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयन चैनल्स को। बेस से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा चैप्टर में, सुनना। आपको एक्सोलेमा पर आयन चैनल्स दिख रहे हैं, और इन्हीं आयन चैनल्स के थ्रू चार्ज का फ्लो हो जाता है, चार्ज अंदर चल जाता है, इनफ्लक्स बाहर आ जाता है, आउटफ्लक्स। अब समझना, मान लो समझना, ये है माइलिन शीट। मैं कुछ और समझाने की कोशिश करता हूं, माइलिन शीट की बात करता हूं, समझो। अगर मान लो मैंने यहां पर इस तरह से सफेद रंग की चादर लपेट दी बिल्कुल टाइटली, तो मैंने अगर टाइटली लपेट दी तो जहां पर ये टाइटली लिपट गई ये माइलिन शीट है। मान लो ये भी माइलिन शीट है, मुझे तो जहां पर माइलिन शीट है वहां के जो आयन चैनल्स हैं वो एक्सपोज हैं या ब्लॉक हो गए, और ब्लॉक हो गए तो उस पर्टिकुलर जगह से चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। तो ध्यान सुनना, माइलिन शीट का फंक्शन क्या है, इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये अगली क्लास में काम आएगा जब सॉल्टेटिक कंडक्शन पढ़ाऊंगा, समझना। यानी जहां माइलिन शीट आ गई वहां, समझो आपने चादर लपेट दी तो यहाँ के आयन चैनल्स ब्लॉक हो गए ना, तो वहां से चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। तो माइलिन का बनना, माइलिनोजेनेसिस,
माइलिन शीट क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम कर सके, समझो। लेकिन जहां माइलिन शीट नहीं है वहां तो आयन चैनल्स खुले हुए हैं, वहां से चार्ज का फ्लो हो सकता है। तो माइलिन शीट का बनना माइलिनोजेनेसिस। और माइलिन शीट का फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी जहां से आप चाहते हो कि चार्ज का फ्लो बंद हो जाए वहां पर आप क्या चढ़ा दो? माइलिन शीट चढ़ा दो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली कि माइलिन शीट बनती कैसे है, बनाता कौन है, वो समझा रहा हूं। तो नीट 2017 के आसपास का सवाल तो यही था कि माइलिन शीट का फॉर्मेशन कौन करता है। आंसर था स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ये तो याद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी से बाहर भी पढ़ने का कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी में ओलिगोडेंड्रोसाइट शब्द तक नहीं है, पर नीट का क्वेश्चन था उसमें जो है आंसर क्या था? स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये याद होना चाहिए। अब मैं आपको ये समझा देता हूं और ये आपको समझ में आ ही जाएगा, ध्यान सुनना। पहले बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बहुत स्लो चल रहा हूं, ध्यान सुनना, जाग रहा ना बेटा। एनसीईआरटी की 2-3 लाइनें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर दोहराता हूं, दिमाग में 720 रखा करो, दिमाग में 720 एम करो। एम एम ऑलवेज हाई। थोड़ा ऊंचा सोचेंगे तो थोड़ा सा नीचे भी रह जाएंगे तो संतोष मिलेगा। 716 बुरा स्कोर थोड़ी ना है, बहुत बढ़िया स्कोर है। हमारी नजर में 716 लाने वाला बच्चा भी जीनियस है। 716 हो चाहे 720 हो, सेम कैटेगरी के बच्चे हैं। ऑल इंडिया जिनके 100 रैंक्स आती है ना, वो सारे बच्चे बराबर होते हैं। किसी अगर नीट में 100 रैंक भी है तो इसका मतलब वो फर्स्ट रैंक लाने लायक था। वो तो बस वो एक क्वेश्चन का खेल था बस, कि उसका वो सही हो गया, उसका गलत हो गया, जो भी है। तो कोशिश तो 720 की करेंगे ना। तो समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना, बाकी एनसीईआरटी लाइन बता दूंगा। अब समझना, माइलिन शीट का बनना माइलिनोजेनेसिस। माइलिन शीट क्यों बनाई जाती है? ताकि वहां से चार्ज के फ्लो को रोका जा सके। अगर चार्ज का फ्लो नहीं रुक रहा है ना, तो फिर आप नहीं कह सकते कि माइलिन शीट बनी है। अब समझना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट कौन बनाता है? स्वान सेल। अब समझना, स्वान सेल, तो स्वान सेल खुद एक सेल है। जैसे न्यूरॉन एक सेल है, तो देखो ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस, तो स्वान सेल भी तो एक सेल है, तो उसका खुद का न्यूक्लियस भी तो होगा। अब समझना, जैसे न्यूरॉन एक लंबा सेल है, एमबीबीएस में जाके भी तुझे तकलीफ नहीं आएगी, सुन। जैसे न्यूरॉन एक लंबा सेल होता है ना, स्वान सेल भी एक लंबा सेल होता है ऐसा। जैसे न्यूरॉन एक लंबा सेल है ना, स्वान सेल भी ऐसा सेल होता है लंबा सा। ये जो लाल लाल डॉट है ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। और बाकी जो डॉट डॉट है वो है साइटोप्लाज्म। अब समझना, मान ले देख मैं स्वान सेल को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो ये ऊपर वाला कहलाएगा न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द स्वान सेल, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द स्वान सेल। यानी स्वान सेल के दो पोर्शन हो गए ना, ये न्यूक्लियस वाला है और ये बिना न्यूक्लियस वाला है। अब समझाता हूं आखिर स्वान सेल माइलिन शीट कैसे बनाता है। मान ले ये है स्वान सेल, वैसे मानना नहीं है, ये बस कार्डबोर्ड है और ये रिबन है। वैसे मुझे व्हाइट कलर का यूज करना चाहिए था, मैं माइलिन शीट की बात कर रहा हूँ। और मुझे अपनी बिटिया की ड्राइंग फाइल में येलो कलर का मिला, तो मैं येलो कलर का यहाँ चिपका के लिया। कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान ली ये रहा स्वान सेल, स्वान सेल कुछ ऐसा है, ऐसा। तो ये जो गोल गोल है ये है न्यूक्लियस वाला पोर्शन, और ये जो पीला पीला दिख रहा है लंबा सा, ये है सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन। अब समझना, मैं आपको समझाता हूं आखिर माइलिन शीट कैसे बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नर्वस सिस्टम कोई सा भी हो, चाहे सीएनएस हो चाहे पीएनएस हो, नर्वस टिश्यू होगा। और नर्वस टिश्यू होगा तो न्यूरॉन को सपोर्ट देने के लिए उसके चारों तरफ न्यूरोग्लियल भी होने चाहिए, कंफर्म है। बिना न्यूरोग्लियल के काम नहीं चलेगा। ये एनसीईआरटी के पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, सुन। नर्वस सिस्टम है तो नर्वस टिश्यू तो होगा, नर्वस टिश्यू है तो कंफर्म है न्यूरॉन हो, उसके चारों तरफ सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लियल तो होने चाहिए। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तेरे पास एक ही ऑप्शन है, स्वान सेल। बेटा सीएनएस में तो तीन ऑप्शन है, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियोसाइट, पर पीएनएस में वो तीन तो होते नहीं है। तो पीएनएस में एक ही तो ऑप्शन है, स्वान सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुन, इसका मतलब ये हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई सा भी न्यूरॉन हो, उसके चारों तरफ स्वान सेल तो होंगे। नहीं आएगा समझ में? अरे नर्वस सिस्टम में तो नर्वस टिश्यू होगा, नर्वस टिश्यू है तो न्यूरॉन के चारों तरफ सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लियल को होना पड़ेगा। अब यहां तेरे पास ऑप्शन ही है क्या? तो कंफर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कोई सा भी न्यूरॉन हो, चाहे माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, उसके चारों तरफ स्वान सेल तो होगा। तो एनसीईआरटी की लाइन है, चाहे माइलिनेटेड न्यूरॉन हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, इट इज एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। अब वो स्वान सेल माइलिन शीट बना दे तो माइलिनेटेड, नहीं बनाए तो नॉन माइलिनेटेड। समझाता हूं, मान ले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है, तो कंफर्म है देख इसके चारों तरफ ये स्वान सेल तो होगा। ये देख इसके चारों तरफ ऐसे स्वान सेल है। अब मुझे समझने की कोशिश करना, मुझे था अब ये टाइटली लिपटा हुआ है लूजली, और जब लूजली लिपटा हुआ है तो आयन चैनल्स ब्लॉक नहीं हुए है, फिर तो चार्ज फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये माइलिनेटेड है या नॉन माइलिनेटेड? ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन हो गया। यानी समझो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का चाहे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्यों ना हो, तो उस पर स्वान सेल होता है क्या?
होता है। अब समझना, अगर ये टाइटली लिपट जाए तो फिर माइंडेड है, पर अब टाइटली लिपटता कौन सा पार्ट है? सिर्फ उसका नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक पार्ट। यानी समझो ये जो नॉन न्यूक्लिएटेड वाला पार्ट है ना, अब देख ये टाइटली लिपटेगा, देख कैसे, समझना, देख ये इस तरह से, यानी स्वान से लिपट रहा है और उसका नॉन न्यूक्लिएटेड पार्ट लिपट रहा है। मान ले इस तरह से, समझने की कोशिश करना, ये इस तरह से मान ले ऐसे टाइटली लिपट गया, बिल्कुल टाइटली लिपट गया, तो एक बार लिपट गया, फिर इस तरह से एक बार और लिपट गया कंसेंट्रिक वे में, फिर से फिर लिपट गया, जैसे लगभग जो है बहुत बार टाइटली लिपट गया। अब मुझे बता, स्वान सेल की ये जो टाइटली रैप्ड लेयर है, वो तो टाइटली लिपटने की वजह से क्या आयन चैनल्स ब्लॉक हो गए? और आयन चैनल्स ब्लॉक हो गए तो वहां से चार्ज का फ्लो बंद। तो ये स्वान सेल की नॉन न्यूक्लिएटेड टाइटली रैप्ड कॉन्सेंट्रिक ओनली साइटोप्लाज्मिक शीट्स क्या कहलाती है? माइलिन शीट। ये जो लिपटा हुआ ये माइलिन शीट है, यहाँ के समझ में। और ये न्यूरॉन क्या कहलाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। चल मैं तुझे यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझना। पहले तो मुझे देख कर बता, यहाँ मैंने इस तरह से ये दो लाइनें बनाई हैं ऊपर नीचे, ये एक स्वान सेल है या दो स्वान सेल है? एक, अरे एक है। तो डायग्राम 3D में देख रहा है, अरे देख इस तरह से देख रहा है। मान ली ये रहा एक्सॉन, एक्सॉन, ये मेरा हाथ मान ले स्वान सेल, स्वान सेल, तो स्वान सेल पूरा ऐसे लिपटा हुआ मान ले। अब तू डायग्राम देख रहा है काट के, ऐसे काट के देखेगा ऐसे, तो ये तो तुझे एक्सॉन दिख रहा है, एक्सॉन, देख दो कटे हुए सिरे दिख रहे हैं, तो ये किसके है? एक ही तो स्वान सेल है। और ये लाल लाल डॉट क्या है? न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। ये समझ में? अब समझना, अगर मान ले, देख अभी तो डायग्राम में तुझे ऐसा लग रहा है लूजली लिपटा हुआ है, एक्सॉन है और देख लूजली बीच में गैप है। और सोच अगर ये टाइटली लिपटना शुरू हो जाए, ये देख इस तरह से, न्यूक्लियस वाला पार्ट नहीं, सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, देख एक्सॉन पर टाइटली लिपट गया, ये टाइटली लिपट गया। थोड़ा इमेजिन कर अंदर वाली लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर, ये देखिए इस तरह से टाइटली बहुत सारी लेयर्स लिपट गई, और जहां ये इस तरह से टाइटली लिपट गया वहां से आयन चैनल्स क्या हो गए? ब्लॉक हो गए। तो समझो यही जो शीट्स बन गई हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? माइलिन शीट। और ये न्यूरॉन क्या कहलाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो समझ में आ रहा है क्या? और जब किसी एक न्यूरॉन पर एक टाइटली लिपटेगा तो बाकी भी टाइटली लिपटेंगे, तो देखो ये भी इस तरह से टाइटली लिपट गया, तो ये भी क्या बन गई? माइलिन शीट। क्या बन गई बेटा? माइलिन शीट। यहाँ के समझ में? अब सुनना ध्यान से देख, तुझे दो एडजेसेंट एनसीईआरटी लाइन चल रही है, दो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच का गैप, ये वाला, ये गैप कहलाता है बेटा नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहलाता है? नोड ऑफ रेनवियर। एनसीईआरटी की लाइन है, द गैप्स बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीट इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। मुझे समझता नोड ऑफ रेनवियर पर माइलिन शीट प्रेजेंट और एब्सेंट। नोड ऑफ रेनवियर से चार्ज का फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, समझो। आप ये डायग्राम देख रहे थे ऐसे, ध्यान से देखो, मुझे तो पेरिफेरनस्टम के हर न्यूरॉन के चाहता हूं क्या स्वान सेल होगा? होगा, कंफर्म होगा। पर अगर मान ले वो टाइटली लिपट गया, ऐसे टाइटली, इसका मतलब माइलिनेटेड, तो टाइटली लिपट गया टाइटली, तो ये तो बन गई माइलिन शीट। पर देखो स्वान सेल का जो न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, न्यूक्लियस, क्या वो बिल्कुल न्यूरॉन के ऊपर आ गया? मतलब एक्सोन के ऊपर है, साइड में नहीं है, साइड ऐसे नहीं है, साइड में। जो समझो, अरे टाइटली लिपट गया तो जो उसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है बिल्कुल ऊपर आ गया, तो देखो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है बिल्कुल एक्सोन के ऊपर है। अब ये बगल वाला भी लिपटेगा, तो समझना स्वान सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, अरे इनर वाली तो टाइटली लिपट गई, जो आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर है, अब इधर वाली की भी न्यूक्लिएटेड, ये दोनों न्यूक्लिएटेड लेयर ऐसे फ्यूज हो जाती हैं। ये देखो इस तरह से, यानी आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये आउटर मोस्ट लेयर इससे चली, ये ऐसे चली और ये फ्यूज हो गए ऐसे। तो ऐसे सभी स्वान सेल की आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड लेयर फ्यूज होकर पूरे न्यूरॉन पर एक कवरिंग बना देगी। समझो न्यूरॉन की लेमा, तो ये कहलाती है न्यूरीलेमा। क्या कहलाती है ये? न्यूरीलेमा। नहीं है क्या समझ में? मुझे इतना पता, नोड ऑफ रेनवे पर माइलिन शीट प्रेजेंट और एब्सेंट, एब्सेंट। नोड ऑफ रेनवे पर न्यूरीलेमा प्रेजेंट। अब मेडिकल कॉलेज की परिभाषाएं सुन ले, लिखना थोड़ी ना है, वहां पहुंचेगा तो वहां अजीब नहीं लगेगा। यहाँ हमारे सर ने हमको बता दी थी, वो परिभाषा सुन। चाहे माइलिन शीट हो, वो स्वान सेल लिपट के बना रहा है, चाहे न्यूरीलेमा हो, वो भी स्वान सेल ही है, पर परिभाषा सुन ले। व्हाट इज माइलिन शीट? द इनर टाइटली रैप्ड कंसेंट्रिक नॉन न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीट्स ऑफ द स्वान सेल, उसे कहते हैं माइलिन शीट। एंड व्हाट इज न्यूरीलेमा? द आउटर मोस्ट न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक शीट ऑफ द स्वान सेल ओवर द न्यूरॉन, वो कहलाती है न्यूरीलेमा। नहीं आएगा समझ में? तो आगे माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब मुझे बता, मान लीजिए पेरिफेरल नर्वस का न्यूरॉन है, क्या इस पर स्वान सेल होगा? अरे न्यूरॉन है तो सपोर्ट देने के लिए न्यूरोग्लियर तो होगा ना। अब यहाँ तो एक ही ऑप्शन है तेरे पास, तो स्वान सेल को तो होना ही पड़ेगा। देखो स्वान सेल तो है ऐसे,
और टाइटली लिपटा या लूजली, और जब लूजली लिपटा, ये देख लूजली, बस ऐसे लूजली, तो यहाँ इसका मतलब माइलिन शीथ नहीं है। पर कमाल की बात है, उस श्वान सेल का जो न्यूक्लियस है, उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूरॉन के ऊपर आ गया, तो समझो जो आउटर मोस्ट लेयर्स हैं वो तो क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएगी ऐसे, यानी क्या बन जाएगी, न्यूरीलेमा तो बन जाएगी। तो स्टेटमेंट सुन, मुझे बस इतना बता दे, श्वान सेल का होना किस बात का कंफर्मेशन है, माइलिन शीथ या न्यूरीलेमा? न्यूरीलेमा, किस में आ रहा है क्या? श्वान सेल का होना किस बात का कंफर्मेशन है, न्यूरीलेमा। अब वो अंदर से टाइटली लिपट जाए तो माइलिनेटेड, और लूजली लिपटे तो नॉन माइलिनेटेड। समझ में आइए। आज जरा बात करते हैं सीएनएस, 2 मिनट का टॉपिक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। बस फर्क कितना है, वो लंबा सा सेल था, ये छोटा सेल है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है सेल, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और इसके ऐसे छोटे छोटे प्रोसेस निकलते हैं, ओलिगो कम प्रोसेस निकलते हैं। अब डिफरेंस समझना, जब श्वान सेल को लिपटना होता है तो खुद लिपटता है, खुद, अभी समझाया था, श्वान सेल खुद ही लिपटता है। और जब ओलिगोडेंड्रोसाइट को लिपटना होता है ना, वो खुद नहीं लिपटता, उसके प्रोसेस लिपटते हैं, प्रोसेस। ये देखिए इसके प्रोसेस चले, ये प्रोसेस टाइटली लिपट गए, मतलब प्रोसेस अगर टाइटली लिपट गए इसका मतलब माइलिनेटेड। अरे यार टाइटली लिपट गया ना, तो इसका चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो ये माइलिनेटेड न्यूरॉन। और मान लें अगर इसकी प्रोसेस ऐसे लिपट गए, लूजली, ऐसे लूजली, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन माइलिनेटेड। डिफरेंस समझ, मुझे क्या इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या वो कभी न्यूरॉन के ऊपर आएगा क्या, नहीं आएगा। अरे श्वान सेल खुद लिपटता था, तो लास्ट में जाके उसका न्यूक्लियस न्यूरॉन के ऊपर आ जाता था। और यहां पर समझो ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये न्यूक्लियस, इसके प्रोसेस लिपट रहे हैं, प्रोसेस, बस प्रोसेस लिपटते हैं, प्रोसेस, ये समझ में आ रहेगा। तो इसका न्यूक्लियस तो कभी न्यूरॉन के ऊपर आएगा ही नहीं, यानी न्यूरॉन के ऊपर एक न्यूक्लिएटेड लेयर तो बनेगी नहीं। और न्यूरीलेमा क्या है, न्यूरॉन के ऊपर एक न्यूक्लिएटेड लेयर है। तो मैं कह सकता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरीलेमा नाम की चीज नहीं होती है। दैट्स दिस इज एंड ऑफ माइलिनोजेनेसिस। नहीं आएगा समझ में? अब सुन, तुम्हें तो याद रखना चाहिए माइलिन शीथ बनाता कौन है, पीएनएस में बनाता है श्वान सेल, और सीएनएस में कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। बाकी मैंने समझा दिया। मतलब माइलिन शीथ बनाने का मकसद क्या है, चार्ज का फ्लो रोकना। तो इसका मतलब टाइटली लिपटना है, लूजली, टाइटली लिपटना है। अब सुनना, वापस बोल रहा हूं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हर न्यूरॉन पर श्वान सेल तो होगा, चाहे वो, अगर वो माइलिन बना दे तो माइलिनेटेड, नहीं बनाए तो नॉन माइलिनेटेड। अब बहुत शानदार स्टेटमेंट, पूरे हिंदुस्तान में मुझे सर कह रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस होता है। सुन, अब वो लाइन सुनना ना, पहले मेडिकल कॉलेज की सुन, फिर एनसीईआरटी बताऊंगा। चाहे सीएनएस हो, चाहे पीएनएस हो, चाहे स्पाइनल नर्व हो, चाहे क्रेनियल नर्व हो, चाहे सोमेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे पैरासिम्पैथेटिक हो, हर जगह माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं, ये याद रहेगा। पर अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो सुन, एनसीईआरटी क्या कहती है, सुनना, एनसीईआरटी कहती है, सुन सुन सुन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। नीट का क्वेश्चन लिखा, ये खड़ी लाइन है, वो ये लिखती है कि नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन द सोमैटिक एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एनसीईआरटी लाइन चेक कर, एक बक्सा बना हुआ है स्पॉटलाइट, उसमें दूसरा बिंदु देख एनसीईआरटी का, स्पॉटलाइट दूसरा बिंदु पढ़। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व where myelin sheath is synthesized by the Schwann cell, and unmyelinated nerve fiber is commonly found in autonomic and the somatic neural system where they are enclosed by Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon। अब समझना, एनसीईआरटी ने ये लिखा है, एनसीईआरटी ने पता है कहीं भी इसमें ओनली वर्ड नहीं लिखा, ओनली, कॉमनली लिखा है, कॉमनली, ओनली नहीं लिखा, कॉमनली। एनसीईआरटी क्या कहती है, माइलिनेटेड वाले कॉमनली यहां मिलते हैं, वो ये लिखना भूल गई कि माइलिनेटेड वाले नॉट सो कॉमनली यहां भी मिलते हैं। नहीं आया समझ में? एनसीईआरटी ने ये लिखा कि नॉन माइलिनेटेड वाले कॉमनली यहां मिलते हैं, उसने ये नहीं लिखा कि नॉन माइलिनेटेड वाले नॉट सो कॉमनली यहां भी मिलते हैं। नहीं आया समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, हर जगह हर तरह के नर्व फाइबर हैं,
एनसीईआरटी ने ओनली थोड़ा लिखा कि माइटेड वाले ओनली यहां और नॉन माइटेड वाले ओनली यहां, ओनली नहीं कॉमनली। ये समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपसे क्या कहा, हर जगह हर तरह के मिलेंगे। अगर मैं ये कह दूं कि स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व में नॉन माइटेड वाले मिलते हैं, सही है गलत है? सही है। एनसीईआरटी ने गलत होना लिखा पर कंप्लीट नहीं लिखा। गलत कहां लिखा? उसने मतलब ये लिखा कि ये वाले यहां मिलते हैं, सही है। उसने बस ये नहीं लिखा कि ये वाले यहां भी मिलते हैं, तो गलत होना लिखा। एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि एमजे सर जो हैं शाम वाले इस बैच को पढ़ाते हैं, सही है। उसने ये नहीं लिखा कि एमजे सर सुबह वाले बैच को भी पढ़ाते हैं। अरे यार, तो गलत होना लिखा। नहीं आएगा समझ में? नीट में क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में, आंसर क्या है? एनसीईआरटी। नीट का क्वेश्चन था ये, मैच द कॉलम में एक तरफ ये दोनों लिखे थे, एक तरफ वो लिखे थे, तो इसका आंसर गया ये और इसका आंसर गया ये। तो ये आपको याद होना चाहिए। मुझे ऐसे याद है, माइलिनेटेड छोटा शब्द, तो ये छोटा सा सेंटेंस। नॉन माइटेड बड़ा शब्द, तो ये बड़ा सा। तो समझ रहेगा? मुझे ऐसे याद है, अरे माइलिनेटेड छोटा, तो क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व छोटा, नॉन माइटेड बड़ा, तो सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या ऐसा कुछ? दिस इज द एंड ऑफ माइलिनोजेनेसिस। अब शुरू करूंगा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। इंट्रोडक्शन बता, अगली क्लास में तैयार कर लें। अगली क्लास का मतलब कल की क्लास, संडे। मैं जब तक यहां लिख रहा हूं, किसी को ये दिख रहा हो तो लिख लेना, नहीं दिखे तो मेरे जाने के बाद लिख लेना। मैं लिखना बंद करूंगा, तुम लिखना बंद कर देना। टाइम बचा। मैं जब तक लिख रहा हूं बस तब तक लिख सकते हो, तो अलाउड ही नहीं है। अगर तुम्हें अभी भी मेरी क्लास में फास्ट लग रहा है तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम स्लो है। हाँ सच्चाई है। बहुत चूचू करता है। तेरी बात कर रहा हूँ मैं।
गुड आफ्टरनून बच्चों। हमारी अगली सुपरस्टार क्लास का टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। आज उसका बेस पढ़ लेते हैं बस, फिर कल आप इसको रिवाइज कर कर आओगे ही सही। कल मतलब कल कल है ना, क्लास मिस नहीं करना ना, इसको रिवाइज कर कर आओगे। टॉपिक आपके लिए बेहद आसान बना देंगे आपके एमजे सर। पर ये 15-20 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट, बेस पढ़ रहे हैं बस आज। बेस सुनना, हमारा हेडिंग शो होता है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। फिलहाल मान के चल आम भाषा में नर्व इम्पल्स का मतलब है करंट। ये 15 मिनट डिसाइड करेंगे कल की क्लास 100 में आएगी नहीं आएगी। और ये कल की क्लास स्पीड में 100 में आ जाएगी, सुनना ना। सुन, नर्व इम्पल्स कह दो या एक्शन पोटेंशियल कह दो, एक ही बात है। आम भाषा में समझ करंट, यानी न्यूरॉन में करंट पैदा होती है, तो करंट कंडक्शन भी हो जाता है। सुनना, पर उससे पहले चलो कुछ रटते हैं आज बस रटना है। सुन, मान लो मैंने आपके सामने न्यूरॉन बनाया। न्यूरॉन ये सेल बॉडी वाला पार्ट, ये डेंड्राइट वाला पार्ट, ये एक्सॉन, पूरा एक्सॉन, इधर नीलोडेंड्रियम। ये जो दिख रही है ये है एक्सोलेमा, ये जो दिख रही है ये भी एक्सोलेमा, अंदर एक्सोप्लाज्म। अब पहले कुछ रटते हैं। सुना, न्यूरॉन क्या एक सेल है, न्यूरॉन एक सेल है, और किसी भी सेल के बाहर जो होता है उसे कहते हैं ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के अंदर जो होगा उसे कहेंगे आईसीएफ, इंटर सेलुलर फ्लूइड। अब कहां पर कौन कौन से चार्जेस का, आयंस का क्या कंसंट्रेशन होती है फिलहाल रखते हैं। कैटायंस मतलब पॉजिटिव, एनायंस मतलब नेगेटिव, तो ये फिलहाल रट लेना। ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऊपर एरो मतलब ज्यादा, और अंदर की तरफ पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। पूरा कल का लेक्चर इसी पर डिपेंड करता है, ध्यान रखना। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा। अरे बोलना, बाहर अंदर, एक बार वो बोल, बाहर। ये याद रहेगा, ये कल की क्लास है हमारी, इसके बिना समझ में नहीं आएगा। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम ज्यादा, ये रखना। बाहर सोडियम ज्यादा है तो अंदर सोडियम कम है पर है, ठीक है। अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो बाहर पोटेशियम कम है पर है, तो ज्यादा याद रखना। बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम। अब बाहर सोडियम ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर क्लोराइड ज्यादा है, क्लोराइड, और अंदर पोटेशियम ज्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए अंदर फॉस्फेट ज्यादा है। ये फॉस्फेट आता कैसे अभी समझा दूंगा। और ये ध्यान रखना, एक्सोप्लाज्म में अंदर की तरफ, एक्सोप्लाज्म मतलब अंदर, कुछ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। बच्चा डाउट पूछता है सब प्रोटीन तो बनाते हैं निसल ग्रेन्यूल, आरईआर, पर एक्सोन में तो निसल ग्रेन्यूल होते ही नहीं है, तो ये प्रोटीन कहां से आ गए। ये सेल बॉडी से बनकर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये अगली क्लास में ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एनसीईआरटी का है। अब दो शब्द समझा देता हूँ, बेस से चल रहे हैं। एक पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। अगर मान लो कोई भी आयन खुद की हाई कंसंट्रेशन से खुद की लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज हो जाए तो उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग चल जाए तो वो पैसिव। अगर आपको लो से हाई भेजना पड़ जाए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो फिर आपको एटीपी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, उसको एक्टिव कहा जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अब सुनना, समझे। अब मैंने क्या क्या समझना, देखो सेल बॉडी का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को हमने कहा था एक्सोन हिलॉक। यही वो पॉइंट है जहां नर्व इंपल्स यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अगली क्लास में हो जाएगा। नर्व इंपल्स क्या है, बस करंट है, करंट। एक करंट यहां पैदा होती है, न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करता है, करंट भेज के तो काम करता है। सुनना, तो यहाँ पर एक्सोलेमा पर, यहाँ करंट आ गई, तो फिर वो क्या होगी, वो करंट एक्सोलेमा पर ऐसे कंडक्ट भी हो जाएगी, ऐसे तभी तो फिर वो टारगेट तक पहुंचेगी और उसको झटके मार के कंट्रोल कर लेगी। ऐसे समझो यहाँ करंट बनेगी और वो करंट फिर एक्सोलेमा पर ऐसे ट्रेवल कर जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन, यानी एक्सोलेमा पर करंट फ्लो होती है। और करंट फ्लो होने के लिए चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। समझो ये जो एक्सोलेमा है इसके आर पार चार्ज का फ्लो होता होगा, और दुख की बात है ये जो एक्सोलेमा है ना ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, मतलब ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देना चाहती, सत्यानाश हो गया। समझो, मान लो ये जो दीवार है ये एक्सोलेमा है, ये एक्सोलेमा, हम चार्ज हैं, तो ये जो दीवार है ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, ये चार्ज को फ्लो नहीं होने देना चाहती, सत्यानाश हो गया। आप सोचोगे चार्ज ही फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी, और करंट नहीं है तो नर्व इंपल्स नहीं है, नर्व इंपल्स नहीं है तो न्यूरॉन किसी काम का नहीं, न्यूरॉन किसी काम का नहीं तो नर्वस सिस्टम किसी काम का नहीं, नर्वस सिस्टम किसी काम का नहीं तो इंसान किसी काम का नहीं, तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस एक्सोलेमा के आर पार हमने कुछ प्रोटीन्स बनाए, कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन बना दिए, प्रोटीन मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन, आइला ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन रख दिया ना, प्रोटीन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बताइए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मकसद होगा, ताकि चार्ज फ्लो हो जाए बस, क्योंकि मेम्ब्रेन होने नहीं दे रही तो हमने बना दिया ना इस तरह से,
तो हमने क्या किया, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाया ताकि चार्ज फ्लो हो जाए। चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो नर्व इंपल्स होगी, नर्व इंपल्स होगी तो न्यूरॉन काम करेगा, न्यूरॉन काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा, नर्वस सिस्टम काम करेगा, इंसान काम करेगा, इंसान जिंदा रहेगा, हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अरे जागरण बेटा, अब समझना, यानी एक्सोलेमा के आर पार क्या मिलते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, आज अलग अलग पढ़ा रहा हूं, अगली क्लास में एक साथ जोड़ दूंगा। नहीं समझो, मान लो एक्सोलेमा, तो एक्सोलेमा के आर पार ऐसे हमने कुछ प्रोटीन लगा दिए, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 3 टाइप के हैं, 3 टाइप के। एक होते हैं लीक चैनल्स, चैप्टर शुरू हो गया है, लीक चैनल्स। एक होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, और एक होते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल, VGC। ये तीनों ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। अब आप डायग्राम समझो, ये है बेटा एक्सोलेमा, ये एक्सोलेमा, ये भी एक्सोलेमा। एक्सोलेमा क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में बाइलिपिड लेयर। सेल बायोलॉजी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेंगर एंड निकोलसन, 1900 सुना ना सब कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ऊपर वाली एक्सोलेमा को जूम कर दिया, ये एक्सोलेमा पूरी। तो ये जो एक्सोलेमा दिख रही है बेटा, मैंने इसको जूम कर दिया ना ऐसे, ये देखो हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। मैंने पूरी एक्सोलेमा जूम कर दी, ऊपर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली भी कर सकता था, ऊपर वाली की है। तो देख, इसको अगर जूम किया तो इसके उस तरफ क्या है, ECF, इस तरफ क्या है, ICF। तो देख, इस एक्सोलेमा के इधर क्या है, ECF, और इधर क्या है, ICF। इसके उधर क्या है, ECF, इधर ICF। अगर मैं ये वाले जूम करता तो ऊपर फिर ICF लिखता, नीचे ECF लिखता, ये तो हमारा रहेगा, जागरण ना बेटा। तो देख, मैंने इस एक्सोलेमा को जूम कर दिया ना, ये रही एक्सोलेमा पूरी, तो उधर ECF, इधर ICF। और वही चीज लिखिए, देख, बाहर सोडियम ज्यादा, तो हमारा अंदर पोटेशियम ज्यादा, बाहर पोटेशियम कम, अंदर सोडियम कम, बाहर सोडियम ज्यादा, अंदर पोटेशियम कम। और आप ध्यान से देखो, मैंने इस एक्सोलेमा के आर पार देखो प्रोटीन लगा दिए, मेम्ब्रेन के आर पार लगा दिए, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मकसद होगा, चार्ज फ्लो करवा देना, पर सबका तरीका अलग अलग है। बस आज इन तीनों के तरीके बताना चाह रहा हूँ, सुन। सबसे पहले आता है लीक चैनल, सबको दिखना चाहिए। सबसे पहले लीक चैनल, चैनल, चैनल वर्ड कहीं भी आ जाए मेरे बच्चे, चैनल वर्ड, इसका मतलब है पैसिव, यानी इसके अक्रॉस जब भी मूवमेंट होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, अपने आप मूवमेंट हो जाएगा। चैनल कभी भी आ जाए मतलब पैसिव, चाहे वो लीक चैनल हो, चाहे वोल्टेज गेटेड चैनल हो। चैनल बढ़ा गया मेरे बच्चे, इसका मतलब पैसिव, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आयन अपने आप जाएंगे, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होगी। दूसरा, चैनल्स हमेशा सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, चाहे ये हो चाहे वो हो। चैनल चैनल हमेशा सेलेक्टिवली परमेबल, इसका मतलब वो एक सेलेक्टेड आयन को परमिशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर मान लिख दिया K+, तो ये K+ का चैनल है, मतलब इसके आर पार सिर्फ K+ जा सकता है। मैंने यहां लिखा K+, तो सिर्फ K+ आ जा सकता है। मैंने यहां लिखा सोडियम, तो सोडियम आ जा सकता है। मान ली मैंने यहां लिखा सोडियम VGC, तो सोडियम आ जा सकता है बस। मैंने लिखा पोटेशियम VG, तो पोटेशियम आ जा सकता है। तो चैनल कभी भी आ जाए, इसका मतलब पैसिव, और चैनल हमेशा सेलेक्टिवली परमेबल। पर इन चैनल के बारे में सुन, वो नहीं, ये चैनल हैं लीक चैनल्स, क्योंकि ये चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं, वो हमेशा खुले रहते हैं, ये हमेशा खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन। मतलब सब सोचने की कोशिश करना, मान ले मैंने ये आर पार छेद किया, ये चैनल चैनल चैनल, इमेजिन करना कि ये गेट यहाँ नहीं है, नहीं गेट नहीं है, गेट होते तो गेटेड चैनल हो जाता। मान ली गेट नहीं है, तो क्या ये चैनल कभी बंद होगा, खुला रहेगा। तो जब तक कंसंट्रेशन डिफरेंस है 24 घंटे, यहां से आयंस का क्या होता रहेगा, लीकेज होता रहेगा। तो ऐसे चैनल जो हमेशा खुले रहते हैं, आयंस हमेशा लीक होते रहते हैं, वो कहलाते हैं लीक चैनल्स। अगली क्लास की तैयारी कर रहे हैं, अब ध्यान सुनना, कुछ रटना है फिलहाल। हमारी एक्सोलेमा पर पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा होते हैं, ये 10 मिनट बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा भी है LC, यहाँ LC मतलब लो कंसंट्रेशन है, लीक चैनल। लीक चैनल फॉर पोटेशियम आर फार 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 ग्रेटर देन लीक चैनल फॉर सोडियम, ये रटना है। पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा होते हैं, अभी तो देखो मैंने 2 पोटेशियम के बना दिए और 1 सोडियम का। इसका नहीं तुम रेशियो लिख लो 2:1, नहीं, पोटेशियम के चैनल अगर 1000 हैं तो फिर सोडियम के 5-10 होंगे, ये मतलब हुआ। अब समझो, मुझे तो पोटेशियम के चैनल से कौन जाएगा, पोटेशियम, मुझे था पोटेशियम अपने चैनल से बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर, इसमें आ रहा है क्या, आई से लो ना। तो हमारा तो पोटेशियम के चैनल से बेटा पोटेशियम जाएगा इस तरह से अंदर से बाहर, और सोडियम के चैनल से सोडियम आएगा बाहर से अंदर, ऐसा कुछ। तो मुझे बता, इन लीक चैनल्स के हिसाब से अगर देखें तो हमारी जो एक्सोलेमा है मेम्ब्रेन,
उसकी परमेबिलिटी ज्यादा किसके लिए है? पोटेशियम। अरे जिसके दरवाजे ज्यादा वो ज्यादा जा रहा है, तो पोटेशियम ज्यादा डिफ्यूज होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल मानी जाएगी? पोटेशियम के लिए। ये है लीक चैनल्स। आगे बढ़े, अब बात करता हूं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सुन, कभी भी वर्ड आ जाए बेटा पंप, इसका मतलब है एक्टिव, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ मूव करवाएगा। उसमें एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी इसको मिलेगी एटीपी के टूटने से। तो एक्चुअली ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ना, ये खुद एक एटीपीएस एंजाइम होता है। एटीपीएस एंजाइम ये वो एक एंजाइम है जो एटीपी तोड़ता है, और जैसे एटीपी टूटेगा इसको एनर्जी मिलेगी, और उसी एनर्जी को यूज करके ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवा देगा। मुझे था सोडियम कहां से कहां आना चाहता है? बाहर से अंदर। पोटेशियम कहां से कहां जाना चाहता है? ये तो इनकी चाहत है, पर ये चाहत के खिलाफ काम करता है, लो से हाई। सोडियम चाहता है अंदर आना, ये जबरदस्ती 3 सोडियम को बाहर फेंकता है। पोटेशियम चाहता है बाहर जाना, ये जबरदस्ती 2 पोटेशियम अंदर लाता है। ये 3 और 2 का क्या लफड़ा है वो भी समझा दूंगा अभी। समझना, एनसीईआरटी का है 3 सोडियम आउट फॉर एवरी 2 पोटेशियम इन, एनसीईआरटी लाइन है, अब समझना। और हाँ, इसके लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है ना बेटा, इसमें इनर साइड पर, आउटर नहीं इनर साइड पर एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, इस पे एटीपी जुड़ता है, और जैसे एटीपी जुड़ता है ये उसको तोड़ देता है। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फेट मतलब नेगेटिव चार्ज, और देख इसी वजह से अंदर फॉस्फेट ज्यादा होता है। कहा था अंदर फॉस्फेट ज्यादा, समझ आ रहा है? अरे पंप काम कर रहा है ना, तो पंप अंदर क्या बना रहा है? फॉस्फेट। ये समझ आ रहा है? ऐसा कुछ। अब सुनना, और मुझे तो जैसे ही एटीपी टूटा एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी की मदद से ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है थ्रो कर देगा। मैं चलो आपको ये भी समझाता हूँ 3 सोडियम 2 पोटेशियम का क्या लफड़ा है, एक एक चीज समझा रहा हूँ। ये जो पंप है ना, पंप, इसमें एक्चुअली में 6 बाइंडिंग साइट होती है, 6। एक तो एटीपी के लिए हो गई, 5 होती है आयंस के लिए, 5 आयंस के लिए। पर ध्यान से देखना 3 छोटी है, 1 2 3, डायग्राम समझने की कोशिश कर। 3 छोटी है, 1 2 3, देख ऐसे 1 2 3, 3 छोटी हैं, 2 बड़ी हैं, 2 ऐसे हो गई, 2 बड़ी हैं, 1 और 2। तुझे पता है पोटेशियम का जो साइज है वो सोडियम से ज्यादा, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है ली ना की रब से बेटा मांगे, सुना है ना सब, समझना, है ली ना की। तो पोटेशियम नीचे है तो पोटेशियम का साइज बड़ा है। अब समझ, इसमें 3 साइड तो छोटी है, अरे 3 छोटी है ऐसे 1 2 3, और ये मान ले पोटेशियम है बड़ी साइज का, तो वो इन छोटी साइड में एंटर नहीं हो पाएगा। सोडियम छोटा है, सोडियम घुस जाता है। तो इसमें 3 साइड छोटी है इसलिए 3 सोडियम बाइंड हो जाते हैं, और 2 साइड बड़ी है तो वहां पर 2 पोटेशियम बाइंड हो पाते हैं। और जैसे ही एटीपी जुड़ता है ये उसको तोड़ता है, एनर्जी मिलती है, और ये सोडियम पोटेशियम दोनों को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रो कर देता है। अब समझना, चाहे सोडियम हो चाहे पोटेशियम, दोनों पर सेम पॉजिटिव चार्ज है +1, दोनों की वैलेंस ही सेम है। मतलब ऐसा थोड़ा है कि सर पोटेशियम पर +1 है तो सर सोडियम पर ना +2 होना चाहिए, ऐसा क्यों बेटा? सर देखो ना, एक अल्फाबेट है यहां, सर कितना गंदा जोक था ना। चाहे पोटेशियम हो चाहे सोडियम, दोनों पर सेम पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे इतना बता, जब जब ये पंप काम कर रहा है अंदर की तरफ, अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। अरे 3 पॉजिटिव बाहर फेंक रहा है, अंदर 2 ही ला रहा है, मतलब अंदर पॉजिटिव घटा रहा है और साथ ही साथ अंदर नेगेटिव बना रहा है। तो जब जब ये पंप काम करेगा मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगली क्लास में थोड़ा मौका दूंगा सोचने का, जाग रहा ना बेटा। अगला है वोल्टेज गेटेड चैनल। चैनल मतलब पैसिव, चैनल मतलब सेलेक्टिव परमेबल। तो कुछ सोडियम की VGC वोल्टेज गेटेड चैनल, कुछ पोटेशियम की VGC। पर यहाँ ऐसा कोई लफड़ा नहीं, सो कौन ज्यादा होगा? सो लीक चैनल तो पोटेशियम के ज्यादा थे, यहाँ ऐसा नहीं है। ये 50%, ये मान लो 50% इक्वल होता है। पर हाँ, ये ऐसे चैनल हैं जिन पर गेट लग गए, चैनल जिस पर गेट लग गए, गेटेड चैनल, क्या ये हमेशा खुले रहेंगे? गेट लग गए ना तो कभी बंद भी कर देंगे कभी खोल देंगे। और समझना, ऐसे चैनल जिनके दरवाजे गेट वोल्टेज डिपेंडेंट है, मतलब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन की वजह से खुलते और बंद होते हैं। अब समझना, देखो ऐसे चैनल जिन पर गेट लग गए, गेट गेट। अब समझना, सुनना। और हाँ, गेट है तो कुंडी भी होनी चाहिए, सुना कुंडी कुंडी। तो इनको बंद कौन करता है? इन सोडियम VGC और पोटेशियम VGC को बंद कौन करता है? कैल्शियम। इनसे कैल्शियम मूव नहीं होगा,
कैल्शियम सिर्फ इनको रेगुलेट करता है। मैं टेस्ट में सवाल पूछ लूंगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी करेक्ट हाउ मेनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सुन बता सही गलत है। द आयन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द वोल्टेज गेटेड चैनल इज द सेम आयन विच प्लेज द सिग्निफिकेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। याद रखना बेटा, बाकी टेस्ट में मुलाकात करेंगे सही, पेपर तो बढ़िया बनाएंगे सही, जाग रहा ना मेरे बच्चे। हाँ सुन, अब समझना, ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, तो फिलहाल रट रहे हैं। सोडियम वीजीसी लो वोल्टेज पर खुलेंगे, अगली क्लास में लो वोल्टेज होगा -70 मिलीवोल्ट -60 मिलीवोल्ट तब ये खुलेंगे। और पोटेशियम वीजीसी हाई वोल्टेज पर खुलेंगे +30 मिलीवोल्ट, अगली क्लास में होगा। इसका मतलब दोनों कभी साथ में नहीं खुलेंगे, लो वोल्टेज होगा तो वो खुलेंगे तो ये बंद हो जाएंगे, हाई वोल्टेज होगा तो ये खुलेंगे वो बंद हो जाएंगे, साथ में खुलेंगे नहीं पर साथ में बंद रह सकते हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज। पोलराइजेशन अगली क्लास में बताऊंगा, साथ में बंद रह सकते हैं पर साथ में खुलेंगे नहीं। अब कल को मान ले कि लो वोल्टेज हुआ, जैसे लो वोल्टेज होगा ये कैल्शियम हटेगा और सोडियम वीजीसी खुल जाएंगे, ये सोडियम वीजीसी खुल गए, तो सोडियम वीजीसी खुलेंगे। सोडियम कहां से कहां आएगा, बाहर से अंदर, समझ में आ रहा है ना, हाई से लो। और जब सोडियम अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा ऐसे, सोडियम अंदर आ रहा है तो क्या मैं कहता हूं पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, और जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आएगा तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। अगली क्लास की तैयारी चल रही है, फिर थोड़ा सोचने का मौका देंगे। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिटिविटी टू सोडियम, अगली क्लास में समझाऊंगा स्टडी लाइन। कल को मान ली वोल्टेज हाई हुआ, हो जाएगा अगली क्लास में +30, जैसे वोल्टेज हाई होगा ये कैल्शियम हटेगा और पोटेशियम वीसी खुलेंगे। डायग्राम गलत है, दोनों साथ में नहीं खुलेंगे, ये खुल गया तो मानना वो बंद हो गया, तो पोटेशियम वीसी खुल गए। पोटेशियम कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर, और जब पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव हो जाएगी। तो अगली क्लास में ये दिमाग में होना चाहिए कि समझो सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो अंदर से नेगेटिव होगी, सोडियम वीजीसी काम करेगा तो अंदर से पॉजिटिव होगी, पोटेशियम वीसी काम करेगा तो अंदर से नेगेटिव होगी। इसमें आ रहा है क्या। अब अगली क्लास की बस एक लास्ट लाइन सुन ले, फिर आप लिख लेना, लिख लेना, जो कहते हैं वो करते हैं जैसा, शब्द कैलकुलेटेड है ना, 15 साल में यही तो मेहनत की है। सुन मुझे बता, ये जो लीक चैनल्स हैं क्या ये कभी बंद होते हैं, ऑलवेज ओपन। तो इनका अगर बस चले तो इनके हिसाब से मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल किसके लिए, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम के लीक चैनल ज्यादा है, तो इनके हिसाब से तो मेम्ब्रेन हमेशा पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेबल रहनी चाहिए, ठीक है। और ओवरऑल मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल रहेगी ओवरऑल, वो डिपेंड करता है सोडियम वीजीसी पर, सोडियम वीजीसी पर। समझाता हूं, ध्यान देख, इन चैनल्स का डायमीटर कम है, पतले, इनसे जब भी आयन जाएगा लाइन बना के जाएगा एक एक करके, एक एक करके। पर ध्यान से जो वोल्टेज गेटेड चैनल है इनका डायमीटर ज्यादा, अगर मान लो सोडियम वीजीसी खुल गया तो सोडियम एक एक करके आएंगे, स्पीड जाएंगे बहुत सारे, बहुत सारे। अरे उनका बस चले तो वो तो हमेशा पोटेशियम को ही ज्यादा बाहर भेज रहे हैं, ऐसा ना कि आधे घंटे बाद सोडियम के चैनल बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा ऐसे रहेंगे। मतलब इनके हिसाब से तो मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल होनी चाहिए, पोटेशियम के लिए ज्यादा होनी चाहिए, और वो सिर्फ तब तक है जब तक सोडियम वीजीसी बंद है, क्योंकि सोडियम वीजीसी अगर एक बार खुल गए ना तो वो हार जाएंगे, ये जीत जाएगा। मतलब सोडियम वीजीसी अगर खुल गए तो उतने पोटेशियम बाहर नहीं जा पाएंगे जितने सोडियम यहां से अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दरवाजे चौड़े हैं, समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे था अगर सोडियम वीजीसी खुल गए तो ओवरऑल मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमेबल हो जाएगी, सोडियम के लिए, समझ में आ रहा है क्या। तो समझना, अरे वो तो लीक चांस ऑलवेज ओपन, तो इनके हिसाब से तो पोटेशियम की परमिटिविटी ज्यादा है ना, पर ओवरऑल मेम्ब्रेन की परमिटिविटी किसके लिए ज्यादा होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, सोडियम वीजीसी पर। तो अगली क्लास में मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूंगा। आज का लेक्चर बंद कर रहा हूं, मैं आपको ऑफिशियली 13 मिनट दे रहा हूं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ब्रेक शुरू नहीं हुआ है, जाना नहीं है, या तो लिख ले या रिवाइज कर ले, कल की क्लास की तैयारी खत्म। ब्रेक शुरू नहीं हुआ है, पहले बोल रहा हूं, आज कोई बाहर नहीं जाएगा, मैं स्ट्रेच रिसेप्टर उखाड़ लूंगा, देयर विल बी नो मिक्सचुरेशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नीट का क्वेश्चन, नहीं दिख रहा हो तो आगे आ जाना, मेरे जाने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, मैं भी हूं ना यहाँ। हमने टॉपिक नहीं पढ़ा आज, बस बेस तैयार किया है, डाउट आ जाए, वैसे डाउट आना नहीं चाहिए ना, जितना बता रहा उतना काफी है। मुझे था सोडियम वीजीसी खुलेंगे
तो सोडियम कहाँ आएगा, बाहर से अंदर, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर। डाउट ये मेरा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आने से अंदर तो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, रिलेटिव। पहले मेरा डाउट समझ, मैं जो डाउट कर रहा हूं डाउट समझ। यहां लड़के बैठे हैं बहुत सारे, डाउट समझ। अभी लड़के यहां हैं, बाहर लड़के कम है। जैसे दरवाजा खोलूंगा लड़के स्पीड से बाहर जाएंगे, तो बाहर तो लड़के हो जाएंगे, अंदर लड़कियां कैसे हो जाएंगी। मेरा डाउट समझ में आ रहा है क्या, मेरा डाउट समझ में आ रहा है क्या। सोडियम अंदर आने से अंदर तो पॉजिटिव होगा, बाहर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, समझा रहा हूं। ये जो भी चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिर्फ मेम्ब्रेन पर, चार्ज सिर्फ मेम्ब्रेन पर दिखाते हैं। बाकी होम्योस्टेसिस क्या कहता है, पीसीएफ और आईसीएफ तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझ। जैसे बाहर जितना सोडियम है ना उतना क्लोराइड भी तो है, बाहर जितना सोडियम उसको बैलेंस करने के लिए उतना क्लोराइड भी है। तो मान लीजिए अगर बाहर 50 सोडियम तो बाहर 50 क्लोराइड भी है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। अब कल को मान ले इसमें से 5 सोडियम अंदर आ गए, तो अंदर तो प्लस आ गया और बाहर सोडियम कम हो गया, मतलब 45, तो बाहर नेगेटिव बढ़ा नहीं है, नेगेटिव उतना ही है और उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, समझ में आ रहा है क्या। तो फिर मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज शो कर, रिवाइज कर लो, लिख लो, चॉइस आपकी है ना। कल क्लास से ध्यान रखना, मिस नहीं करना है ना। मंडे को आपका ऑफ है और क्लास का टाइमिंग जो है मैं बता देता हूँ आपको, वैसे आगे आप देख लेना शेड्यूल।